ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मार्च सीरीज की एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार में पिछले कई सत्रों के मुकाबले थोड़ी सी रौनक देखने को मिली है। आज की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पर फोकस रहेगा और एक्सपायरी भी पर नजरें रहेंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस। मार्च एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड। 17,000 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी में रफ्तार ज्यादा, मिड कैप में जोश। मौजूदा सीरीज में निफ्टी 3% से ज्यादा फिसला। ऑटो शेयरों में तगड़ी रफ्तार, करीब 1% चढ़ा निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से बजाज ऑटो में 2% का इजाफा। वहीं टीवीएस मोटर, हीरो मोटो और M&M में भी दिखी खरीदारी। जी सोनी मर्जर की बड़ी बाधा खत्म। जी एंटरटेनमेंट ने पहली किश्त का भुगतान कर इंडसइंड बैंक के साथ सेटलमेंट किया। 30 जून तक बाकी रकम देगी कंपनी। खबर से जी का शेयर 4% से ज्यादा उछला। मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक। पीई फंड्स को म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बनाने और रिटेल निवेशकों के लिए ट्रेड सेटलमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। और कर्नाटक में चुनावी संग्राम शुरू। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का किया ऐलान। विधानसभा के लिए 10 मई को डाले जाएंगे वोट, 13 मई को आएंगे नतीजे। राज्य में फिलहाल बीजेपी की सरकार और बीजेपी कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर। चलिए शुरुआत करेंगे फिर कमाई का अड्डा की, और इस मंथली सीरीज का लास्ट कमाई का अड्डा और इस फाइनेंशियल ईयर का सेकंड लास्ट। और आज मार्केट में फाइनली एक रिकवरी बैंक निफ्टी के सहारे। इनफैक्ट आज आप चाहे इसे शॉर्ट कवरिंग कहें लास्ट दिन की, चाहे फ्रेश बाइंग कहें, चाहे बार्गेन बाइंग कहें, या इंडेक्स मैनेजमेंट कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बैंक निफ्टी लेड रिकवरी। निफ्टी में देखिए एक शार्प डिक्लाइन के बाद इंट्राडे में वापस एक रिकवरी जो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिलाएगी। फाइनली 17,000 के ऊपर टिक पा रहा है फाइनली निफ्टी। 200 DMA के फाइनली ऊपर बैंक निफ्टी टिक पा रहा है। और हश्ता आज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही वो रहा एडवांस डिक्लाइन। पिछले लगातार कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एडवांस डिक्लाइन बहुत खराब रहा था। आज सुबह हमने डिस्कस भी किया था ब्रॉडर मार्केट में कितनी पेन है आज, लेकिन एडवांस डिक्लाइन सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2:1 मतलब 2:1 ठीक है, मतलब और 3:1 होता तो और अच्छा होता, लेकिन 2:1 भी आप ले लेंगे, दोनों हाथों से ले लेंगे आफ्टर लास्ट फ्यू डेज। लेकिन फिर बड़ा सवाल यही है कि इसमें से कितना एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, कितना शॉर्ट कवरिंग मूव है, कितना वो जो FIs के 84% शॉर्ट्स हैं उनका सहारा है। ये सब थोड़ा जब हम अप्रैल सीरीज में जाएंगे तभी पता चलेगा। जी हाँ, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ट्रेंड, लेकिन ईदर वे चाहे ये एक्सपायरी लेड है या फिर वो फाइनेंशियल ईयर की सेटलमेंट वाला मूव है, तेजी आई है और उसी को वेलकम करना चाहिए। अनुज, 39,874 पर निफ्टी बैंक, निफ्टी 17,000 के आसपास, 17,050 तक हम गए। उस लेवल पर कल आज सुबह में भी बातचीत हुई थी। हाँ। ये क्लोज अगर उसके करीब या उसके आसपास आ जाता है तो पॉजिटिव मानेंगे या फिर मलाल तो है ही कि हम 500 पॉइंट नीचे हैं? नहीं, ये तो प्योर एक्सपायरी मूव है हर्षदा। और एक्चुअली अब सिर्फ लास्ट के 1.5 घंटे में क्या मामला और बदल सकता है ये देखने वाली बात होगी। 17,030 तक अब हम आ गए। अच्छा, जब मैंने ये आंकड़े भेजे थे तब निफ्टी 16,990 के करीब, 17,005 के करीब था। 25 पॉइंट और जुड़े हैं इसमें, तो मैं देख लेता हूँ वो चेंज हुआ है क्या नहीं। वो जो मैंने कॉल्स के आंकड़े भेजे थे तो 17,000, 17,050 और 17,100 के कॉल में काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डअप था और ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे प्रीमियम्स ईट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब 17,000 की जो कॉल है उसके राइटर में थोड़ा मुझे लग रहा है कि कहीं एक डर बैठेगा, क्योंकि ये 85 लाख जो जुड़े और करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो गया। अगर ये 17,050 क्रॉस होना शुरू हुआ तो और 17,100 पर भी काफ़ी है। इनफैक्ट अब 17,000 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, 19 लाख रह गया। काफ़ी ज़्यादा था ये जब मैंने डेटा भेजा था। पुट में उल्टा हुआ है, 85 लाख शेयर के करीब पुट में ऐड हुए हैं 17,000 में, और 16,950 और 16,900 पे भी ऐड हुआ है। तो क्लियर है एक लेकिन एक चीज़ है कि आज भी ये 3rd डे रनिंग है कि निफ्टी ने जो ऑप्शंस की रेंज है उसको रिस्पेक्ट किया है। बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट 3 दिन बैक टू बैक ऑप्शन राइटर को रिस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट आज भी
एज ऑफ नाउ निफ्टी ने एक इनसाइड डे बनाया है। इनसाइड डे मतलब हाई और लो दोनों प्रीवियस डे के अंदर 17,062 मतलब मोर और लेस 17,062 कल का हाई था, अभी भी आज का हाई उससे नीचे ही है। एक्सपायरी की वजह से उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या एक्सपायरी में 3 PM मूव क्या एक नेगेटिव साइड में आएगा, ये एक रिस्क हमेशा रहेगा। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आज क्लियरली आपको विजिबल है कि काफ़ी पुट राइटिंग हुई है। 39, 700, 600 और 500 इन तीनों स्ट्राइक्स पर ज़बरदस्त पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगी। और उसके अलावा एक कॉल्स के भी आंकड़े फायर कर देते हैं, वो भी देख लेते हैं स्क्रीन पर। और ये देखिए करीब करीब 58 लाख शेयर्स के करीब ऐड हुए हैं पुट्स में 39,600 की, 700 की पुट में 73 लाख शेयर ऐड हुए हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर बिल्डअप है। और 53 लाख शेयर 39,500 की पुट में। सामने कॉल बिल्डअप भी है लेकिन 39,800, 39,900, 40,000 पर। तो मुझे लग रहा है ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है ये मोर और लेस फलक्रम है आपका। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, लास्ट 2 दिन में निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। कल भी बैंक निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट बंद हुआ था, आज भी बैंक निफ्टी सुबह से आप देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है। अब वैसे 17,044 अब बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये एक्सपायरी का जो मूड है वो 17,050 का जो कॉल राइटर है, मैं एक बार जरा 17,050 की कॉल देख रहा था जब मैं स्टूडियो में एंटर कर रहा था, तब ये कॉल मेरे ख्याल से 6 रुपये के करीब पे थी। अभी एक बार जरा 17,050 की कॉल फायर करें अगर, उसका प्राइस देख लेते हैं कितना हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ा होगा 17,050 की कॉल का। एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 22 रुपये हो गई, 22 रुपये हो गई वो कॉल। जब मैंने डेटा भेजा था तो भी 6 रुपये थी, 6 रुपये से 22 रुपये हो गई। तो ये एकदम से थोड़ा पैनिक आया ये 17,050 की कॉल राइटर में। मूव तो है, डिस्टिंक्ट मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा वीरू, रोल ओवर की सिचुएशन क्या दिख रही है? क्योंकि ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। ये प्राइमरीली शॉर्ट कवरिंग लेड लग रहा है, लेकिन रोल ओवर्स के साथ अगर इन मूव्स को पढ़ें तो हर्षा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मैं सिर्फ 2-3 स्टॉक्स का जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा हर्षा। पहले तो इंडिसेस का रोल ओवर बताता हूँ। निफ्टी 60% रोल ओवर, और जैसे कि अनुज अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि बेटर प्लेसमेंट है निफ्टी बैंक की, लगभग 75% रोल ओवर निफ्टी बैंक में। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, एग्जैक्टली एट 39907 जब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक अपने 20 डेमा से अभी करीब 60 पॉइंट दूर है। याद रखिएगा मैं एक्सपोनेंशियल का जिक्र कर रहा हूँ, और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 70 अंक दूर है। ये एवरेजेस हैं, लेकिन कॉल राइटर्स 40,000 पे ज़्यादा हैं। मतलब मैं ये एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि ये जो रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और लॉन्ग रोलोवर कुछ विजिबल हैं कल और आज में, क्योंकि निफ्टी बैंक ने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया है 10 डेमा के ऊपर और क्लोजर टू 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और क्लोजर टू 20 डेमा। कुछ लॉन्ग्स विजिबल हैं बैंक निफ्टी में। और इसी का उल्लेख करते हुए आगे जिस स्टॉक पे मैं सबसे पहले जाऊंगा हर्षद, दैट्स HDFC बैंक। HDFC बैंक हर एक बैंकिंग काउंटर से थोड़ा सा डिफरेंट है इस वक्त। ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज को भी बाइसेक्ट करके ट्रेड करा, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि प्लेस था करीब 1598। हर्षद यहाँ पे करीब 86% रोल ओवर। तो बताओ ट्रेडर, अगर मेरे को कहीं निगाहें रखनी पड़ेगी किसी स्टॉक फ्यूचर में, तो दैट्स HDFC बैंक विद इन द बास्केट ऑफ बैंक्स। और एक इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की भी जो प्लेसमेंट है लोअर लेवल्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडसइंड बैंक 1054 पे आज अपने 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ पोस्ट 13 मार्च के बाद पहली बार अपने 20 डेमा को टेस्ट कर रहा है, और रोलोवर्स यहाँ पे करीब करीब 87%। तो बैंकिंग बास्केट में अगर आप उससे इस वक्त पूछें तो इट्स HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक जो कि इंप्रेस कर रहे हैं। एक अपने लास्ट ड्यू एवरेज पे, एक 20 डेमा को बाइसेक्ट करता हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें तो ग्रेसिम में रोलोवर्स काफ़ी अच्छे खासे हैं और अच्छे पिकअप भी हुए हैं। ग्रेसिम आपकी स्क्रीन पे आएगा, यहाँ पे करीब 90% रोलोवर्स, और इसमें मोमेंटम काफ़ी रहा है स्टॉक में कुछ दिनों से। और ये भी अपने लगभग आप समझ लीजिएगा कि 4 जनवरी के बाद की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछें हर्षदा कि यूनानिमसली किस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स हैं विद द पॉजिटिव कॉस्ट ऑफ कैरी, दैट सीमेंट और सीमेंट, और उसको लीड कर रहा है इस बार हर्षदा अल्ट्राटेक सीमेंट। ओवर टू यू। जी हाँ, सीमेंट काउंटर्स में बहुत बड़ा पुल बैक देखने को मिला। इनफैक्ट ट्रेडिंग काउंटर्स में ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने जोड़े भी हैं जहां पर एक मूव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है बाजार जो दिन के ऊपरी लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं स्टॉक्स के जरिए। तो वीरू जो सीमेंट की बात कर रहे थे, अल्ट्राटेक, इंडिया, आज इनफैक्ट दालमिया भारत, JK सीमेंट, सब में तेजी देखने को मिली है, लेकिन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ।
ऑटो कंपनियां, एक तो आयशर मोटर्स 3% ऊपर। याद रखिएगा आज हम जब क्लोज करके जाएंगे अगले सत्र में जब लौटेंगे फिर वो बिल्टअप आएगा बिक्री के आंकड़ों का, उसकी तैयारी भी होगी। जो पोल इनफैक्ट आ रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन अब से एंटिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी एंटरटेनमेंट, वो सोनी के साथ सौदा लगभग की जो बाधा थी एनसीएलटी वाली वो हट गई है। इंडसइंड बैंक के साथ वो सेटलमेंट वाला मामला क्लियर हो रहा है, तो स्टॉक में हमने देखा एक बहुत बड़ा पुल बैक देखने को मिला आज के दिन। लूजर्स में भारतीय एयरटेल 1% नीचे, वर्लपूल में हमने देखा है 2.25% का नुकसान, कॉरमंडल, इंटरनेशनल, इंडस्टार्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिला है। लेकिन क्लियरली आज का ट्रेड जो है वो तेजी की तरफ ही बैठ रहा है और अब हम सिर्फ 3 से 4 पॉइंट दूर है डे हाई से। 93 अंकों की बढ़त निफ्टी पे, निफ्टी बैंक 325 पॉइंट ऊपर है। चलिए आपको हमारे जानकारों से मिलवा देते हैं, डिटेल में बातचीत होगी आज की एक्सपायरी की। इस बीच अमेरिकी फ्यूचर्स डाउ अब 200 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक 2 दिन की गिरावट के बाद आज एक अच्छे पुलबैक की तैयारी कर रहा है। यही संकेत आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राहुल शर्मा, राजेश सातपुते और गौरांग शाह। इन सबसे डिटेल में बातचीत होगी, जानेंगे यहाँ से आगे क्या ट्रेड और स्पेशली अगली सीरीज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा 2:20 पर छुट्टियों का सीजन अब यहाँ से किक ऑफ करेगा। एक्सटेंडेड वीकेंड्स आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल समर सीजन की प्लानिंग लोगों ने कर ली है। तो इंडियन होटल के मैनेजमेंट से हमारी बातचीत होगी। कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे आगे। इसके अलावा दिल्ली से आज दिवाली नंदा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। क्या चल रहा है, मैं एक खास बड़ी अपडेट IRCTC में ये लेकर आएंगी और 2:40 पर 4 का चौका तो होगा ही। राहुल शर्मा से जानेंगे सस्ता ऑप्शन, F&O का सुपरस्टार देंगे राजेश सातपुते, चार्ट का चमत्कार देंगे मानस जायसवाल और मिड कैप फंडा के लिए तैयार रहेंगे गौरांग शाह। 2:50 पर हमारे साथ आज सेंट्रम PMS के CIO अनिल सरीन जुड़ने वाले हैं और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा तो लेंगे ही। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं शो की और कॉल्स लेना शुरू करते हैं। मार्केट एट डेज हाई और बैंक निफ्टी खास तौर से अब कोशिश कर रहा है एक बार इवन 40,000 की ट्रेजेक्टरी को अटेम्प्ट करने की, लेकिन निफ्टी में शानदार तेज़ी 17,045 और ये डिस्पाइट 2 बड़े स्टॉक्स रिलायंस और ICICI बैंक दोनों के अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद। लेकिन मदद कहाँ से मिल रही है मार्केट को? सबसे ज़्यादा मदद मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उसके अलावा HDFC ट्विंस जिन्होंने ज़बरदस्त जोश भरा आज मार्केट में पूरे दिन, और उसके अलावा एक्सिस बैंक का जैसे स्टॉक्स। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लेंगे आप यहाँ पर? गुड आफ्टरनून। ट्रेड लूंगा मैं बैंक में और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा लग रहा है मुझे, 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 510 का स्टॉप लगा चले। पॉसिबल है कि आपको मिले, तेजी पकड़े तो 525 भी पॉसिबल है। तो यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान देना चाहिए आज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान देना चाहिए। राहुल शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ अब। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है निफ्टी वो जो आपका डेथ क्रॉस था उसको अवॉइड कर लेगा और क्या यहाँ से और रैली आएगी? जानू जी, देखिए डेथ क्रॉसओवर जनरली जब भी होता है तो एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलता है और फिर फॉलोअप में मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो फिलहाल तो मार्केट का शॉर्ट कवरिंग का मूड है। जैसे आपने शो की शुरुआत में कहा कि एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, तो क्लियरली मेरे हिसाब से 17,100 तक निफ्टी में जगह ओपन है। हो सकता है लास्ट के जो 90 मिनट्स ऑफ ट्रेड है इसमें हमें और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। बैंक निफ्टी क्लियरली लीड कर रहा है, 40,000 तक की जगह बैंक निफ्टी में भी है। तो दोनों इंडाइसेस में हेडरूम बाकी है। मेरे हिसाब से लास्ट 90 मिनट्स काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे, खास करके जो हिसाब से जो क्रूशियल लेवल्स के पास हम एक्सपायरी की तरफ आ रहे हैं उनको देखते हुए। तो मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव है आज के लिए। लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम। आई थिंक जो हिसाब से आज का सेटअप है यहाँ पर बायर रहना चाहिए मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए। ओके, इंट्राडे के लिए बाय रहना चाहिए। राहुल जी, आपका स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन आइए क्या रहेगा, क्या चीज करेंगे आप? जी हाँ वीरेंद्र जी, सोमवार के शो में आपके चैनल पे मैंने एबीबी रेकमेंड किया था 3350 के आसपास, 3400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा प्रॉमिसिंग सेटअप है। इनफैक्ट 9 मार्च से लगातार स्टॉक एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पर बनाकर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से एबीबी में एक ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। पोजिशनली मुझे लगता है कि 3500 से लेकर 3650 तक के टारगेट्स एबीबी में देखने को मिलने चाहिए। आपने अगर सोमवार को बाय किया तो पोजीशन पकड़ के रखिए, यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है।
स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 3320 का, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड यानी कि मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है एबीबी के अंदर। ओवरऑल मार्केट का मूड भी ठीक है, तो मेरे हिसाब से कैपिटल गुड जो कि अदरवाइज काफी स्ट्रांग रहे, यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन मेरे हिसाब से इन सेक्टर में बना रहेगा। तो एबीबी हमारी टॉप पिक रहेगी 3650 के टारगेट के लिए। 650 के टारगेट के लिए तो ये फिलहाल एबीबी पर एक बाय कॉल आता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो ऑटो क्षेत्र से है और टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और आज फाइनली 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में ब्रीच हुए हैं। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेज 1049 के रहेंगे, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं। 1110 तक के टारगेट्स टीवीएस मोटर्स दिखा सकते हैं और ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। अप्रैल मंथ का 1080 का कॉल ऑप्शन 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 19 रुपए की स्टॉप लॉस है, 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, 1110 तक के टारगेट टीवीएस मोटर पर बन सकते हैं आपके लिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए, नजर तो ऑटो स्टॉक्स पे है, लेकिन ऑटो के साथ साथ मेरी नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है। अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो जहां पे ब्रेकआउट है, टेक्निकली प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स, और जहां पे हम कह सकते हैं कि बड़ा मूव मिल सकता है यहाँ से भी, वो है जेके सीमेंट। बड़ा काउंटर है, बड़ा मूव मिलते हैं। 2950 पे फ्यूचर ट्रेड हो रहा है करंट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ का मैंने लगाया नहीं है यहाँ पे, लेकिन जेके सीमेंट का जो टारगेट है मेरे हिसाब से ये करीबन 3050 तक जाएगा, यानी करंट लेवल से करीबन 100 रुपए का अपटिक यहाँ पे पोजिशनली आएगा। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 3000 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 2910 का। जेके सीमेंट में एक तेजी का ट्रेड, और क्लियरली हमने देखा आज सीमेंट में कई सारे विनिंग ट्रेड्स दिखे हैं स्क्रीन पर। गौरांग, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले महीने से शुरू हो जाएंगे, इस वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही के नतीजे। और हमें लग रहा है सरकारी बैंक में, पिछली बार ही हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी थी, आज हमें लग रहा है कि 280 के करीब कैनरा बैंक काफी आकर्षक लगता है। और अगर मैं तीसरी तिमाही के नतीजों पर नजर डालूं जो कैनरा बैंक के आए थे, तो हमारे यहाँ आकलन ये कहता है कि चौथी तिमाही के नतीजे शायद उससे भी बेहतर आएंगे। तो एक करेक्शन देखा है हमने और ये मौका है अगर थोड़ा बहुत मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया आप। ओके, चलिए, कॉल सारी पूरी हो गई और मार्केट में अच्छा खासा मूड भी है और अच्छा खासा मूव भी है। आज वीरू ने एक सुबह शायरी पेश की थी हर्षदा, और जरा वीरू को लेकर आइए स्क्रीन पर। आपने एक मूवी देखी है, विन डीजल की मूवी आई थी, XXX, एक्शन मूवी थी। हाँ, तो बहुत शानदार मूवी थी। तो उसमें सैमुअल जैक्सन विन डीजल को बोलते हैं कि यू आर अ विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस। मतलब तो वीरू 10,000 व्यूज़ हो गए उस कविता के, तो अब जैसे कहते हैं ना, अब अगली कविता और अच्छी लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब सोते सोते ही लिखना वीरू। अच्छा, मैं बताऊँ हर्षिता हुआ क्या। ये कल अनुज ने मुझसे कहा था कि मैं शायरी लिखनी है, तो मैंने कहा प्रॉमिस कर दिया था। कल हुआ क्या, 9 बजे एक दोस्त का फ़ोन आया, बता रहा हूँ बाजार से रिलेटेड बात है ये। फ़ोन नहीं है, मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि यार ज़रा ऋषिकेश जाना है, कोई होटल का सजेस्ट करो कौन सा अच्छा है। तो मैंने कहा यार याद तो नहीं आ रहा, पर एक है होटल ऐसा ऐसा करके। 12 बजे उसका मैसेज आया कि यार जो रूम तुमने बताया था ना, वो 30,000 का है। तो मेरे होश उड़ गए एक बार। फिर जब उसकी दिक्कत सामने आई तो फिर बात मुझे करते करते अनुज की बात याद आई कि यार शायरी लिखनी है। तो फिर वो 12 बजे शायरी लिखी, अच्छी लिख दी आज मेरे ख्याल से। हाँ अनुज, वादा रहा, अगली लिखूंगा तो इससे अच्छी लिखूंगा। अनुज बिल्कुल, और शानदार, बिल्कुल 10,000 व्यूज़, मतलब बता रहा आपको कि काफ़ी लोगों को पसंद आई और काफ़ी अच्छी कमेंट्स। दिल की बात कह दी ना वीरू ने। दिल की बात कह दी। अच्छा देखिए, मार्केट बाय द वे 17,050 क्रॉस कर गया। वो जरा एक बार वो 17,050 की कॉल वापस लेकर आइए। 6 की जो 22 हुई थी, 25 पर, मतलब काफ़ी दम है अब मार्केट में। और अब क्या शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ये कहाँ तक ले जा सकती है मार्केट को। बहुत ही इंटरेस्टिंग इस समय जंक्चर पर मार्केट खड़ा है। गाबा सर, HDFC ट्विंस का चार्ट देखिए, कुछ लग रहा है कि वापस लीडरशिप पोजीशन लेने को तैयार हैं ये स्टॉक्स? बेस तो बना हुआ है ऐसा लग रहा है, और HDFC की बात करें तो लगता है जो 2550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्ट्रक्चरली लगता है ये अच्छी जगह है बाउंस करने की अगर जाना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो HDFC 2700 तक जा सकता है। फिर 2750 बाद में देखेंगे, लेकिन 2700 पॉसिबल है HDFC में। रही बात HDFC बैंक की, यहाँ पर एक बढ़िया बेस बना है, इंटरनल सेटअप बढ़िया है, और कह सकते हैं कि 1550 1500 जोन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
अगर अपमूव मिलता है तो 1650 यहाँ से पॉसिबल है, तो 50 रुपीज अपमूव यहाँ पर भी पॉसिबल है, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर दोनों ही का ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो यस मैं कहूंगा इस बाय। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे, वाकई याद रखिएगा इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स पोस्ट अगर कोई स्टॉक फ्यूचर कर रहा है बैंकिंग बास्केट में, और अगर आप उसका कोरिलेशन देखें जो एवरेजेस के साथ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स HDFC बैंक और HDFC बैंक का JK सीमेंट, राजेश सतपुते जी की कॉल थी, दैट्स डूइंग वेल, आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा एक बार आप कोटक लेके आइए, कोटक क्या कर रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पे 1718 पे, पहली बार इतने सेशंस में ये हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। मानस एक बार कोटक पे अपना व्यू दीजिएगा। अब आई थिंक 20 डे में जाने की इसकी टेंडेंसी है, चला जाता है ये, लेकिन बहुत हैवी सप्लाई आती है इसमें 50 डेमा के आसपास। इस बार 85% रोलोवर्स हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे भी 85% रोलोवर ही आए थे। आप क्या इसके मोमेंटम को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं अभी आप? यस 85%, मेरे स्क्रीन पे भी 85% है। क्या प्ले करना चाहिए इसको इस वक्त, क्योंकि लिस्ट रिस्क जोन में है और इसका 1650 से लेकर 1690 के आसपास एक बेस भी है। यो टेक। मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था कोटक बैंक को 2 बजे के शो में रिकमेंड करने के लिए, लेकिन मैं केवल इसलिए पीछे हट गया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत अच्छे नहीं आज देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकआउट क्लियर है, तो प्राइस पैटर्न्स जो बन रहे हैं वो पॉजिटिव बन रहे हैं, वहां पर रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन केवल सपोर्ट नहीं कर रहा है वॉल्यूम्स। हो सकता है फॉलो बाइंग हमें नेक्स्ट सेशन में देखने को मिल जाए, लेकिन प्राइस में ब्रेकआउट डेफिनेटली है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो फिर ऑप्शन के थ्रू लेना है, क्योंकि उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस वॉल्यूम्स की वजह से नहीं आ रहा है। तो कोटक बैंक का अप्रैल मंथ का 1720 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और मेरा समझना है कि अगर यहाँ पे फॉलो बाइंग आई तो इस ऑप्शन में आपको 70 या 75 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आपके लिए 1720 का कॉल सुझाया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंकिंग काउंटर्स क्लियरली फोरफ्रंट पर आज। सीमेंट का जिक्र राजेश सातपुते ने किया था, लेकिन एक दो सीमेंट काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। इंडिया सीमेंट आप देखेंगे तो अच्छा मूव है, दालमिया भारत में भी साइजेबल तेजी बनती दिखाई दी है। और अगर आप अप्रैल सीरीज का डेटा पॉइंट देखते हैं तो काफी तगड़े ओपन इंटरेस्ट एडिशन पर दरअसल इन स्टॉक्स में वो ट्रेड्स बन रहे हैं। राहुल शर्मा, सीमेंट तो आपको भी पसंद है, आप कौन सा स्टॉक इस समय पिक कर रहे हैं? कुछ पसंद आ रहा है क्या करंट मूव्स के मद्देनजर? जी हर्षदा जी, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि एक सेक्टर लीडर है, इसका सेटअप बहुत प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट लगातार ये स्टॉक ने रिलेटिव स्ट्रेंथ एग्जिबिट की है, ब्रॉडर मार्केट में वोलेटिलिटी के बावजूद लगातार अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है। मेरे हिसाब से इस मूव में हमें 7900 तक के लेवल्स अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रैल सीरीज में अगर शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि जो एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड रहेगा वो सीमेंट सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आज का हमारा जो सस्ता ऑप्शन है वो भी अल्ट्राटेक सीमेंट में ही है। पोजिशनली मुझे लगता है कि 79, 70 और 50 के लेवल्स यहाँ पे बनेंगे। 7400 का एक अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया है, तो 7400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग करने की राय रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट में। चलिए एक तो ट्रेड्स और देख लेते हैं एक बार जरा। कुछ स्टॉक्स लिख रही है जो इस समय लोज बना रहे हैं। वर्लपूल इस समय फ्रेश इंट्राडे लो स्टॉक, F&O स्टॉक है अब ऑब्वियसली, 2.5% नीचे इस समय ट्रेड में। और उसके अलावा डिक्सन टेक एक और स्टॉक जो इस समय इंट्राडे लो पर, सुबह कैनफिन होम्स पर एक सेल कॉल चैनल पर दिया गया था, वो इस समय करीब करीब डे लो पर है। और मैरिको में भी इस समय फिलहाल फ्रेश इंट्राडे लो बन रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पर इस समय पर। राजेश जी एक बार जरा वर्लपूल का चार्ट देखिए, कोई व्यू यहाँ पर? अनुज जी, आपने एक अच्छा काउंटर पकड़ा है, मींस बेरिश ट्रेंड में है। यहाँ पे एक रिलीफ रैली थी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसने अपने 10-20 डे में को सरपास करके एक अटेम्प्ट किया था 50 डे में को टेस्ट करके इसका ब्रेकआउट देने का, लेकिन वो कंप्लीटली फेल हो चुका और ये अभी फिलहाल 10-20 डे में का रेजिस्टेंस लेके ये गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से अनुज जी ये करीबन 1250 से लेके 1230, ये जो रिसेंट लो था 1230, वहां तक तो ये गिरेगा। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आ रहा है नीचे, तो सेल साइड की पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस आपका होगा करीबन 1325 का। थोड़ा सा डीपी रख रहा हूं मैं क्योंकि हमें सेल करना है 1300 के नीचे। एक 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो जैसे मैंने कहा 1250 पहला टारगेट होगा, वो टूटा तो 1230। ये फिलहाल आपके लिए वर्लपूल में एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड के ट्रेड लेने की दबाव तो है ही, लेकिन इंडेक्स पर अगर आप ध्यान दें मूव्स अच्छे खासे। और वीरो जिक्र कर रहे थे
उनके दोस्त का जो लगभग डबल रेट पर शायद अपना होटल बुक करा रहा है। तो इसी सेक्टर पर की बात कर लेते हैं वीरू। इंडियन होटल्स का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है, कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल। पुनीत जी, स्वागत है आपका। इत्तेफाक से आपसे जब भी बात होती है उससे 1-2 दिन पहले वीरू रूम रेट्स चेक कर लेते हैं अलग अलग होटल्स के। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अब समर डिमांड तो आई एम श्योर आप लोगों की अच्छी खासी बुकिंग हो गई होगी, और इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ इतनी सारी मिड वीक हॉलीडेज हैं, तो अच्छे खासे लोगों ने अपने प्लान्स बना लिए हैं। तो डिमांड की सिचुएशन क्या है सर, पहले तो ये बताइए। एंड साथ ही साथ कहाँ पर ज्यादा डिमांड आई है, विच ज्योग्राफीज आर यू सीइंग दैट डिमांड ग्रोइंग? डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, बिकॉज विमेन आईपीएल आने वाले वक्त में, मेंस आईपीएल, उसके बाद आपके G20 के तो चल ही रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस लगातार, और बिजनेस सेगमेंट में थोड़ी तेजी आई है, और लेजर में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गई है, क्योंकि काफी जो चार्ज था, जो रिवाइवल का जो चार्ज था हमारे सेक्टर में, वो लेजर से और डोमेस्टिक से शुरू हुआ था, तो उसमें अब थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आ गया है, उतना इंक्रीज नहीं है। तो ऑल इन ऑल डिमांड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑन बोथ फ्रंट्स, बिजनेस एंड लेजर। पिछले साल अगर अप्रैल से मिलाएं तो पिछले साल अप्रैल से हमारे बिजनेस में थोड़ी स्टेबलाइजेशन और रिवाइवल शुरू हुआ था, और इस साल हमें उम्मीद है उससे हम बेहतरी कर पाएंगे अप्रैल में भी और मई में भी। कि इनफैक्ट हर्षिता, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 14 से 16 वाला वीकेंड है उसमें मैं ताज फोर्ट अगवाड़ा चेक कर रहा था, सोल्ड आउट है। और जो 28 अप्रैल टू 1 मई वाला लॉन्ग वीकेंड है उसमें जो रेट है वो 38,000 से शुरू होके 1,10,000 तक जा रहा है, मतलब पर नाइट। इतना मतलब ट्रैक्शन है लॉन्ग वीकेंड्स को लेकर। पुनीत जी, गुड आफ्टरनून। शुरू में ये डिस्कस हुआ था कि ये एक रिवेंज ट्रैवल है और 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा मैक्सिमम, लेकिन अब तो ये रेट्स जो हैं वो कोविड से भी 2 या 3 टाइम्स है, प्री कोविड से, और सस्टेन कर रहे हैं। तो आपकी मतलब जो फाइनेंशियल्स है वो ज़बरदस्त इंप्रूव होने वाली है, इसका मतलब? देखिए, जबरदस्त इंप्रूव होने वाली नहीं है, हो चुकी है। हमारा जो पिछला क्वार्टर था, इट वाज उसमें जो हमारा प्रॉफिट था क्वार्टर में वाज हायर देन एनी फुल ईयर फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो आने वाले इस क्वार्टर में भी, आने वाले में भी जो डिमांड और सप्लाई की जो सिचुएशन है वो सेम है। डिमांड काफी स्ट्रांग है, और अभी फॉरेन ट्रैवल, जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल है, वो अभी भी प्री कोविड लेवल से काफी दूर है, हाल मतलब 70% के आसपास पहुंचा है। ऊपर से इस साल हमारे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड कप क्रिकेट भी है, तो आई थिंक ऑल इन ऑल जो पैरामीटर्स हैं, अगर इससे ज्यादा तेजी ना भी आए पर एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन एट अ हाई लेवल आएगी। और जहां तक रेट का सवाल है, 2009 से लेके 2019 तक रेट्स जो थे इतने मूव नहीं किए जैसे 2003 से 8 तक हुए थे। तो आई थिंक इट वाज हाई टाइम कि अब रेट्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करें, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, डेलीगेशन जो आते हैं बाहर से, G20 का जो बिजनेस है, फॉरेन ट्रैवल जो है, अराइवल्स जो आपके यहाँ पे आते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो तब प्री कोविड डॉलर वाज एट 66, आज 82 के आसपास है। तो इसलिए इतना तो तेजी चाहिए ही थी, बिकॉज हर चीज की प्राइस भी तो बढ़ गई है। तो इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि रेट से जो सस्टेनेबल है, और हो सकता है इसमें और भी आगे चल के इम्प्रूवमेंट आए। जी हाँ, ये बात तो आपने सही कहा कि सर नंबर्स पहले काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। आप यकीन मानिए पुनीत जी, बजट के दिन जब अनुज और मैं बजट स्पीच सुनने जा रहे थे, उससे पहले हम अगर कोई स्टॉक डिस्कस कर रहे थे तो वो इंडियन होटल्स ही था, बिकॉज ऑफ योर नंबर्स। मुझे ख्याल से अनुज को याद भी है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि हाँ, एग्जैक्टली अप्रैल टू अप्रैल अगर मैं जाऊँ तो ARR में वर्सेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर अभी कितना ग्रोथ आ चुका है, और ये फर्स्ट हाफ जो FY24 का होगा उसमें, क्योंकि इंक्लूड्स आई मीन हॉलीडे ट्रेवल्स एज वेल, उसमें ARR में कितना आप हाइक देखते हैं पॉसिबल हो पाएगा? जो देखिए, जो हमने जो फिगर्स रिपोर्ट कर चुके हैं पहले 3 क्वार्टर में, उसमें ARR में 27% इंक्रीज है हमारे पोर्टफोलियो में, और ऑक्यूपेंसी में
3% वर्सेस प्री कोविड 19-20 के हिसाब से। सो 20 में मार्च 20 में कोविड शुरू हो गया था, 22 जनता कर्फ्यू था, 24 से लॉकडाउन था। सो मेरे को जहां भी लगता है, जो भी हमारे फिगर्स हैं, जो परफॉर्मेंस को जनवरी फरवरी में देखते हुए, हमारा जो रेफ पार जो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग ARR विद ऑक्यूपेंसी, उसमें हमें 30% ग्रोथ मिनिमम आनी चाहिए कंपेयर टू प्री कोविड। एंड टोटल रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, जिसमें अगर आप अपनी F&B और अदर रेवेन्यू को ऐड करें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर फिगर आएगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन टू 19-20। नाउ जो हमने जो तेजी देखी वो देखी मेनली अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स। अप्रैल मई जून जुलाई में बिजनेस वाज गुड बट वाज नॉट एट दैट लेवल जिस पे अब आज की डेट में हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सस्टेन करें तो एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ नेक्स्ट ईयर भी रेफपार में आनी चाहिए। प्लस सप्लाई बहुत कंस्ट्रेंट है, इतने होटल्स बने नहीं है कोविड के टाइम पे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जो बन रहे थे वो बड़ी मुश्किल से फिनिश होंगे, इंक्लूडिंग हमारे अपने भी। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ इज डेफिनेटली पॉसिबल। डबल डिजिट ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। मिस्टर चटवाल, आपने जो इनफैक्ट प्री कोविड जो वो होम स्टेज वाला बिजनेस भी शुरू किया था, वहां पर से क्या नंबर्स डिलीवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि शायद वहां पर कोविड के दौरान जब वो पहला या दूसरा लॉकडाउन खुला था कुछ डिमांड आई होगी, लेकिन करंटली क्या डिमांड है उन प्रॉपर्टीज की और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हर्षदा जी, दैट इज वेरी स्मॉल बिजनेस। इट इज वो जो है हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है ओवर मिड एंड लॉन्ग टर्म। पर एक होम स्टे में मैक्सिमम 4, 5, 6 कमरे होते हैं। तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो में इस वक्त 108 हैं जिसमें से 60 के करीब ऑपरेशनल है, तो उसमें जो इतना जबरदस्त योगदान शॉर्ट टर्म में नहीं है, लेकिन इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस जो हमने आउट ऑफ नथिंग बनाया बिना किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। और इसलिए हमारे लिए वो जो रेवेन्यू जो वहां से आता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है, वो सब इंक्रीमेंटल है। तो दैट एड्स टू आवर मार्जिन एक्सपेंशन। और जितने भी हमने नए बिजनेसेस खोले, जैसे हमने क्यूमिन भी खोला कोविड के टाइम पे, दैट इज ऑल्सो एन इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूटर। तो इसलिए ये जो भी बिजनेसेस हैं, अब हम इनको तेजी से स्केल अप करना चाहेंगे ताकि ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बने। और इसलिए हमने जो गाइडेंस दी है मार्केट को, उसमें यही बोला है कि ऑल न्यू बिजनेसेस विच इज जिंजर को जो हमने रीइमेजिन किया, आमा जो हमारा होम स्टे है, क्यूमिन जो हमारा QSR और होम डिलीवरी में है, that this becomes 30% of our total business over the next 3 years. तो पुनीत जी, अभी ये G20 मेरे ख्याल से अप्रैल तक चलने वाला है समिट। उसमें काफ़ी होस्ट सिटीज़ हैं ऑब्वियसली, और फिर IPL भी चलेगा। क्या उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन रिस्क रहेगा उसके बाद, क्या थोड़ा सा रूम रेट्स में? देखिए, आप लोग कभी रिवेंज की बात करते हैं, कभी रिस्क की, कभी नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए वो कॉस्ट है। अब मैं मतलब आपका बिजनेस अच्छा होता है तो वो मेरी सेहत के लिए खराब है, क्योंकि हमारी जो सेहत 2 साल खराब हुई, वो किसी सेक्टर की इतनी खराब नहीं हुई जब आपका रेवेन्यू 0 हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा हमारे लिए भी आप दुआ कीजिए कि ऐसे ही चलता रहे, और सिर्फ अपनी कॉस्ट मत देखिए, क्योंकि वी विल बी हैप्पी टू ऑफर यू स्पेशल रेट। You should bite your tongue on that, चटवाल साहब। 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर, and we've always been planning a holiday. कोई बात नहीं, अंग्रेजी में कहावत है, the more the merrier। I'm sure। अच्छा चटवाल साहब, आपने कहा था कि उतने रूम्स शायद इंडस्ट्री में नहीं ऐड हुए हैं courtesy कोविड। तो आपका क्या प्लान है? क्योंकि छोटे होटल्स छोटी एक्विजिशंस करके अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं, तो इंडियन होटल्स की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आई नो आप कुछ और लॉन्चेस की प्लान कर रहे थे, क्या आप किसी एक्विजिशन पर भी इस समय फोकस करेंगे, या फिर इट्स नथिंग इज ऑन द कार्ड्स एज ऑफ नाउ? देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 साल में हमने 100 से ज्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी पाइपलाइन में ऐड किए, उसमें से 40 के करीब खुल भी चुके हैं, और आने वाले 2 साल में या 2.5 साल में और 40 से 50 खुल जाएंगे। इसी साल हम ऑलरेडी 16 होटल खुल चुके हैं और 35 नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन किए हैं। अगर कोई मर्जर एंड एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी आती है तो हम तैयार हैं। हमारे पास अपने
अपने फंड्स भी अब बन चुके हैं बिकॉज हम नेट कैश पॉजिटिव है, हमने डेट को तो हटा दिया इस टाइम में, और हमारा जीआईसी के साथ प्लेटफॉर्म भी है, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो एक्विजिशन कर सकता है। और आस्ते आस्ते थोड़ा तो इंडस्ट्री में हमेशा कंसोलिडेशन आता ही है, किसी भी इंडस्ट्री में। तो कभी भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है ऐसी जो मार्केट में और हमारे साथ फिट करती है, तो हम जरूर उसको बड़ी केयरफुली चेक करेंगे कि इफ इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस फॉर अस, एंड ऑफ कोर्स वी वांट टू स्टे अहेड। हम आज 260 होटल का हमारा पोर्टफोलियो हो गया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 240 इंडिया में है, और जो हमने गाइडेंस दी है वो यही है कि 2025 तक 300 प्लस का पोर्टफोलियो होगा, एंड 2025 तक हम 500 प्लस होम स्टे टारगेट करके रखे हैं। तो ये हो जाना चाहिए, कोई वजह नहीं है इस वक्त जो हमें दिखती हो कि ये ना हो सके। चटवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये बात हो गई इंडियन होटल्स की, और वाकई में रेट्स काफ़ी हैं और काफ़ी एक्चुअली जैसे कल के शो में बात हो रही थी दिन शो, जैसे कि काफ़ी लोग नया लेमन ट्री का वो जो होटल आ रहा है एयरपोर्ट के पास, इतनी तेज़ बन रहा है क्योंकि इस सेक्टर में क्लियरली बहुत टाइम के बाद एक तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। चलिए, भी काम करते हैं, एक स्टोरी की तरफ रुख कर लेते हैं। लोकसभा से जो एक कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है उसको मंजूरी मिल गई है। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये बताने के लिए लक्ष्मण जी जुड़ गए हमारे साथ। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस खबर को कैसे समझें। देखिए, दरअसल एक कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इसमें राहत भी है, थोड़ी सी सख्ती भी है। राहत इस मायने में है कि अब जिन कंपनियों के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच कर रहा है, वो कंपनियां कमिटमेंट और सेटलमेंट का ऑफर कर सकती हैं। कमिटमेंट का मतलब ये होगा कि डीजी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने से पहले कंपनियां कहेंगी जी हमने गलती की, गलती हम मानते हैं, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाएगी तब कंपनी आके कह सकते हैं कि आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लीजिए, आप हमारी जांच आगे मत बढ़ाइए। कमोबेश वैसे जैसे सेबी के मामले में होता है वैसा प्रावधान अब वैसी छूट कंपनियों को मिलेगी। सख्ती इस मायने में की गई है कि पहले कंपनियों पर जो जुर्माना लगाया जाता था वो उनके घरेलू टर्नओवर के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन अगर कंपनियां एमएनसी हैं तो उनका ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर अब ये जुर्माना लगाया जाएगा। इसका एक बहुत ही ताजा उदाहरण आपको गूगल है, जहां पे अभी हाल फिलहाल में 950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था सीसीआई की तरफ से, क्योंकि उसमें घरेलू टर्नओवर को आधार बनाया गया था। अगर ये प्रावधान पहले होता तो ये रकम, जुर्माने की रकम काफी ज्यादा होती। तीसरी बात यह है कि ये कहा गया कि सीसीआई मर्जर एक्विजिशन का जो फैसला होता, प्रस्ताव होता, उसमें लंबा टाइम ना लगाए। पहले 210 दिन का टाइम लगता था, अब 150 कैलेंडर डेज के भीतर आपको ये फैसला देना पड़ेगा कि आप मर्जर एक्विजिशन को अप्रूव कर रहे हैं कि अप्रूव नहीं कर रहे हैं। एक और बात, कार्टेलाइजेशन का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लोकसभा से इन बिल को मंजूरी मिल गई है, बहुत हद तक संभावना है कि अगले दिन राज्यसभा से मंजूरी मिलेगी और फिर ये बिल जो है अमल में आ जाएगा। लक्ष्मण, इस अपडेट के लिए, और कार्टलाइजेशन का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो आई एम नॉट श्योर ये सीमेंट कंपनियों के और पसीने छूटने वाले हैं या नहीं, क्योंकि उन्हीं पर सबसे पहले आरोप लगता है कार्टलाइजेशन का। बहरहाल मार्केट पर लौटते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण उस अपडेट के लिए। एक बड़ी खबर, निफ्टी बैंक थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, अब सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास के गेंस रह गए, तो नरमी आई है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी जो 17,050 की तरफ बढ़ रहा था, इस समय 46 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, तो ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। और बैंकों में आप कह सकते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इंडसइंड बैंक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी तेजी दिखा रहा था, आज जाते जाते यहाँ पर लोग अपनी पोजीशंस काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। HDFC बैंक में भी देखिए अचानक आधे % का एक नॉक आ रहा है। ICICI बैंक तो नेगेटिव टेरिटरी में आ गया। तो जिन स्टॉक्स ने बाजार को बढ़ाया था वही नीचे खींचा। 17,058 तक गए हम, फिर 17,000 पर आ गए। और निफ्टी बैंक में देखिए 40,000 की तैयारी कर रहा था। हज तक ये प्योर एक्सपायरी मूव्स है। आज पूरा का पूरा दिन जो है आपको दोनों साइड के मूव्स इसी तरीके से मिलेंगे। मार्केट वीक है, इसमें कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए कि मार्केट वीक है। बीच बीच में ऐसे रैलीज होती रहेंगी जो आपको ये थोड़ा सा दिखाएंगे कि शायद सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर क्लियरली वीक है। और रिलायंस ने एक्चुअली काफ़ी प्रेशर डाला है। इनफैक्ट सुबह से रिलायंस समहाउ काफ़ी वीक है और अब इनफैक्ट फ्रेश इंट्राडे लो की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। और ICICI बैंक ने तो खैर इंट्राडे लो बना ही दिया है। तो ये तो खैर क्लियरली 2 स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट एक रिलायंस पर एक अप्रोच ले लेते हैं फिर से, क्योंकि 52 वीक लो से अब ये स्टॉक सिर्फ
2.5% दूर है। इस हफ्ते थोड़ी रैली जरूर हुई है, लेकिन राहुल जी, रिलायंस पर कोई व्यू आपका? जी अनुज जी, देखिए रिलायंस में डेफिनेटली काफी प्रेशर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। 2200 और 2250 इस दायरे में काफी एक तरह से बायर्स और सेलर्स के बीच में संघर्ष जारी है। मेरे हिसाब से ओवरऑल टेक्सचर रिलायंस का जब तक इंप्रूव नहीं होता है, जब तक हम 2250 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं देते, और मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लियरली एक तरह से बेयर्स का जो पलड़ा है अभी भी भारी है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। मेरे हिसाब से 2250 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो रिलायंस में कोई तरह की शॉर्ट्स चैलेंज होते हुए दिखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये प्योरली बेयर्स के ग्रिप में है, जहां पर मुझे लगता है कि नीचे में 2200 2150 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर ओपन अप होते हुए दिखेंगे। विकट स्थिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जब जब इसमें प्रेशर बनता है मार्केट भी थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से यहाँ पर सबसे ज़्यादा उधर ही वेट है। एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर पोजीशंस में दबाव अभी भी कायम है। एशियन पेंट, जो आपको याद होगा वीरू लगातार जिक्र कर रहे थे और इनकी कविता में भी एशियन पेंट का मेंशन है। पिडिलाइट जैसे ट्रेड्स, पिडिलाइट में सुबह में आशीष बहेती ने एक शॉर्ट का कॉल दिया था। राजेश सातपुते, अभी भी आप देखें तो सिचुएशन में कुछ खास बदलाव है नहीं। एशियन पेंट में जो इस समय वीकनेस आने लगी है, उसे आप कैसे ट्रेड करेंगे? हर्षिता जी, देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो है, इनफैक्ट वो वीकनेस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे है। हालांकि आज एक्सपायरी है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो कितना कारगर होगा वो कल से ही पता चलेगा। लेकिन 2800 के नीचे एशियन पेंट का स्ट्रक्चर कंप्लीटली वीक होगा, और ये जो 2700 का जो लेवल था जहां से एशियन पेंट में हमने रैली देखी थी, वो लेवल तक जाएगा। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन है या बनानी है तो बनाइए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखे करीबन 2800 का। सो 2800 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करे एशियन पेंट, टारगेट रहेगा 27। ओके, एशियन पेंट्स वीक स्ट्रक्चर 2760, और याद रखिएगा एशियन पेंट्स में काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं, बहुत शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं। जरा प्लीज़ रोल ओवर्स की प्लेट रखेंगे, मेरी जो लास्ट विटनेस्ड रोल ओवर की प्लेट थी वो प्लीज़ लेके आइएगा। एशियन पेंट्स, अच्छा किस जोन में है ये? 2759। इस बार ये टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जो है ना, वो काफ़ी स्टॉक्स में विजिबल है, जो कि बहुत पेन का इंडिकेटर होता भी है। 78% ऑलमोस्ट रोल ओवर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा मानस, जरा एक बार भारतीय एयरटेल देखिएगा, इसी टिपिकल फ्लैग पे ये भी फ्लोट कर रहा है इस वक्त। भारतीय एयरटेल पहले 200 डे एक्सपोनेंशियल में एवरेज टूट गया था, अमूमन उसको रीगेन कर लेता था, लेकिन इस बार वो रीगेन करने की टेंडेंसी नज़र नहीं आई। आपकी राय कहती क्या है? क्योंकि शॉर्ट रोल ओवर्स इसमें भी हुए हैं, करीब 74% रोल ओवर इसमें हो चुके हैं। आपका व्यू भारतीय एयरटेल पे, एनी शॉर्ट ट्रेड थॉट ऑन भारतीय एयरटेल? देखिए, अगर जैसा भी मार्केट में हमने एक यू टर्न देखा, उसमें अगर कहीं पर आपको शॉर्ट पोजीशन बना के रखनी है तो भारतीय एयरटेल उनमें से एक है। क्लियर कट वीकनेस दिख रही है, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर स्टॉक निकल नहीं पा रहा है। और आज जब वीकनेस देखने को मिली है तो एक बहुत ही अहम सपोर्ट 745 का था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अगर कहीं पर शॉर्ट बनाना है तो आप भारतीय एयरटेल में डेफिनेटली बना सकते हैं। 740 वाला पुट ऑप्शन लेंगे, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो भारतीय एयरटेल का जो 740 का अप्रैल का पुट ऑप्शन है, 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो भारतीय एयरटेल में दरअसल देखिए ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड, शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। 740 का आप पुट लेकर चलेंगे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए अब थोड़ी सी और खबरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और फोकस में IRCTC रहेगा। प्लान है कंपनी कुछ और ट्रेन्स दरअसल इंट्रोड्यूस करती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ दीपाली नंदा जुड़ रही हैं, जो रेलवेज को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती है। दीपाली, बहुत दिनों के बाद एक अपडेट IRCTC की तरफ से आता हुआ, बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके हाथ में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल ही रेल मंत्रालय ने रेलवे के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अलग सेगमेंट लॉन्च किया था, और उसी के अंदर भारत गौरव ट्रेनों को चलाया जा रहा है। रही है कि 2023-24 में IRCTC 300 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनें चलाएगी। पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ IRCTC इसे एक अच्छे खासे इनकम सेगमेंट के तौर पर देख रही है। भारत देखो थीम पर इस पूरे कैटेगरी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर अभी की बात करें तो 15 से ज्यादा भारत गौरव ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसमें IRCTC और दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन अब इसको और बड़े पड़ाव पर ले जाती हुई IRCTC दिखाई देगी। अगर इनकम के हिसाब से देखें तो अमूमन जो फेयर रहता है भारत गौरव ट्रेनों का 10 से 15 दिन का ट्रिप होता है अलग अलग सर्किट पर,
तो एसी की बात करें तो इसका करीब 52,000 रुपए किराया होता है। वहीं अगर हम एसी बात 67,000 से ज्यादा पूरा पैकेज होता है। तो इनकम के हिसाब से आईआरसीटीसी टूरिज्म सेगमेंट को काफी तेजी से एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी हमें अगले वित्त वर्ष में। इंटरेस्टिंग प्लान्स इंडियन रेलवे के, लेकिन सवाल यही है कि ये कितना गाना कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कोई अंदाजा कि कंपनी का क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी रेवेन्यू के लिहाज से इन नए ट्रेन्स के जरिए, दीपाली? देखिए, अभी की बात करें तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है भारत गौरव ट्रेनों की और आईआरसीटीसी 5 से 6 ट्रेनें चला रही हैं। हालांकि ऑक्यूपेंसी की बात करें, जिन जिन सर्किट पर इसको चलाया जा रहा है तो ऑक्यूपेंसी अच्छी है। और जिस तरह से मैंने किराया मेंशन किया, तो फिलहाल तो एक बड़ा रिवेन्यू फिलहाल आईआरसीटीसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब अगले फाइनेंशियल ईयर में नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, ट्रेनों के ट्रिप्स बढ़ाए जाएंगे, तो जाहिर तौर पर एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट करते हुए आईआरसीटीसी दिख सकती है। ओके दीपाली, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये इस समय आईआरसीटीसी लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। शायद हर्षिता, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट को रिस्क है कि शायद कहीं ओएफएस ना आ जाए। वो क्योंकि एचएएल के बाद एक हमेशा ये रिस्क रहता है पीएसयू कंपनियों में कि कहीं कि कभी भी सरकार आके अपना हिस्सा बेच देगी। एग्जैक्टली। तो वो और प्लस एक रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी एक नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो बात हुई थी। हालांकि उसका आईआरसीटीसी ने खंडन किया था, जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको लेकर, लेकिन ये भी एक रीज़न रहा है। लेकिन आज ट्रैक्शन है स्टॉक में, निचले लेवल से डिसेंट रिकवरी स्टॉक में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो अपडेट्स आते हुए आईआरसीटीसी पर। गौरांग, आपकी क्या राय रहेगी? ऑफ कोर्स एक ओवरहैंग है, लेकिन आईआरसीटीसी जब लिस्ट हुआ था वो नॉवेल्टी यही थी कि सरकार प्राइवेट ट्रेनों की तरफ जाएगी। कई सारे टेंडर्स निकले, लेकिन इवेंचुअली जो दूसरे प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स थे इट वाज अ नो गो और वो टेंडर स्क्रैप हुए। तो आईआरसीटीसी वो सोल प्लेयर था, लेकिन उसको ज्यादा भुना नहीं पाया है शेयर। तो हर्षिता, बुनियादी तर्क के आधार पर आईपीओ के समय भी कवायद थी निवेश करने के लिए, और आज के तारीख में भी हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप निवेश कर सकते हैं। ये भारत गौरव ट्रेन के साथ साथ जो पहले घोषणाएं की गई थी कि करीबन 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे आने वाले समय में, और धीरे धीरे करके उसकी भी संख्या बढ़ रही है। और सिर्फ टिकटिंग ही नहीं, आईआरसीटीसी भारतीय रेल के लिए बाकी अन्य काफी सारे काम कर रही है। और ये इतिहास रहा इसका, लिस्ट हुआ, लिस्ट के बाद काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे, फिर कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई, उसके कारण फिर एडजस्टमेंट हुआ, और फिर अभी एक साइडवेज टू रेंज बाउंड कारोबार। लेकिन जो घोषणाएं रेल मंत्रालय की तरफ से हुई है और जिस प्रकार से आईआरसीटीसी भारतीय रेल के लिए कामकाज कर रही है, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप निवेशित रहे, नहीं है तो निवेश कर सकते हैं। ये जो ओएफएस के माध्यम के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में करीबन 3.5% के आसपास की मेरे ख्याल से जो हिस्सेदारी बेची गई 7% के डिस्काउंट के साथ, ये छोटी मध्यम अवधि के लिए हरकत पैदा करता है। कामकाज को लेकर के मेरे ख्याल से ये सब खबरों को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही पर हमारी खरीदारी की राय है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एज वेल एज आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी और एचएएल पे आप गौरांग जी का व्यू सुन रहे थे। कंस्ट्रक्टिव व्यू, पॉजिटिव व्यू है आईआरसीटीसी पे इस प्राइस पे। अब एक काम करते हैं, चाय का चौका लेते हैं। 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन, और ये आएगा राहुल जी के सौजन्य से। राहुल जी बताइए, ऑप्शन ट्रेड में क्या पिक कर रहे हैं आप? भैया देखिए, अल्ट्राटेक का जो अप्रैल सीरीज का 7600 का कॉल ऑप्शन है उसे बाय करने की राय रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट में 7900 तक के टारगेट्स हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। सेटअप काफी रोबस्ट है सीमेंट स्टॉक्स के अंदर, और जो 7600 का कॉल है उसे बाय करने की राय है। 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 178 पर ये ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 250 रुपए तक के लेवल्स, 250 से 270 रुपए तक के लेवल्स आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कॉल ऑप्शन बाय करने की राय सस्ते ऑप्शन में। चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट का सस्ता ऑप्शन आपको बाय करना है। 7600 की कॉल यहाँ पर बाय करनी है। आप चलते हैं राजेश सतपुते के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो स्ट्रेंथ रिगेन करने की जो बात हो रही है वो है कमिंस इंडिया में। मुझे लगता है कमिंस में जो हमने सेलिंग देखी मार्केट के सामने, लेकिन वो सेलिंग मुझे लगता है आज कंप्लीटली रिवर्सल हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सो कमिंस का टारगेट होगा करीबन 1670 का, 1670 का टारगेट होगा।
और स्टॉप लॉस रखे करीबन 1615 का, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और कम से कम 35-40 पॉइंट्स का मुझे लगता है यहाँ पे मूव मिलना चाहिए। सो कमेंस इज अ बाय। तो कमेंस में एक ट्रेड तेजी की तरफ से आता हुआ। मानस, चार्ट का चमत्कार। देखिए ऑटो क्षेत्र से ही दूसरा रिकमेंडेशन भी रहेगा, तो बजाज ऑटो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और बिल्कुल वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि इस बार तो शायद ये जो 3950 का एक हर्डल है उसको क्रॉस कर जाएगा, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे बजाज ऑटो में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3840 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करेंगे। ऊपर की तरफ 3975 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन में 3900 का कॉल ऑप्शन अप्रैल वाला, वहां पर खरीदारी करिए। 58 के भाव चल रहे हैं। 44 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 85 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, चलिए आप चलते हैं गौरांग के पास फॉर मिड कैप फंडा। गौरांग जी, बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज भाई, अभी प्रोग्राम की शुरुआत में हमारे मित्र वीरेंद्र ने सीमेंट क्षेत्र का जिक्र किया था और आज थोड़ा बहुत हरकत में भी है पूरा क्षेत्र। हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक मझौली कंपनी है जो 750 के आसपास कामकाज कर रही है, रैमको सीमेंट। यहाँ पर खरीदारी की राय है और ये जो एक दबाव था लागत खर्च को लेकर के, मार्जिन्स में दबाव थे मुनाफे के, ये अब इतिहास हो चुका है। थोड़ा बहुत सुधार आपको चौथी तिमाही के नतीजों में आते हुए दिखेगा और लक्ष्य की अगर आप बात पूछे तो 845 तक के लक्ष्य हमने रैमको सीमेंट पर निर्धारित किए हैं। ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। तो ये फिलहाल आपके लिए रैमको सीमेंट एक ट्रेड आता हुआ। चलिए फटाफट से आपके लिए मैं ट्रेड्स वो रिकैप कर देती हूँ। आज जो 4 ट्रेड्स आए हैं वो तेजी की तरफ ही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत हमारी सस्ता ऑप्शन के साथ हुई थी जो राहुल शर्मा ने पिक किया है आपके लिए ट्रेड। अल्ट्राटेक सीमेंट 7600 का कॉल लेकर चलेंगे। अप्रैल सीरीज वाला ऑफ कोर्स 250 और 270 टारगेट्स रहेंगे। फिर कमेंस पर एक तेजी का ट्रेड 1670 के लिए एक मौका राजेश सातपुते ने ढूंढा है एफएनओ सुपरस्टार में। बजाज ऑटो पर बुलिश है चार्ट का चमत्कार में मानस 3975 इनका टारगेट। और ऑफ कोर्स एक और सीमेंट ट्रेड आया रैमको सीमेंट के रूप में जो गौरांग को फिलहाल पसंद है। तो ये सीमेंट कंपनियों पर आज पूरा ध्यान जा रहा है। अच्छा, फटाफट से अब चंदन तापड़िया को भी कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। चंदन, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अब बढ़ती हुई 17,000 के इर्द गिर्द ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक अपने डे हाई से कुछ कूल ऑफ किया लेकिन तेजी में है। इस एक्सपायरी पर टिप्पणी क्या है और साथ ही साथ इस घंटे आप अपने क्लाइंट्स को क्या ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बाजार काफी एक रेंज के अंदर, दायरे के अंदर स्विंग ले रहा है। अच्छी बात यह है कि नीचे में सपोर्ट बार बार आ रहे हैं और पिछले 4 दिनों से हम 16,900 16,950 के जोन को होल्ड कर रहे हैं। बट कंसर्न ये है कि इसके बावजूद भी पिछले 5 दिन से हम लोअर हाइस बना रहे हैं, किसी भी दिन के हाई को नहीं बना रहे। तो नेरो रेंज जैसा प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आज नहीं तो अब 1-2 दिन में बाजार का वापस एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर यहाँ पे बनेगा। आज के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस हिसाब से डेटा सेटअप बना है। और आज का जो अभी तक का डेटा है वो बताता है 17,000 की कॉल और पुट दोनों में राइटिंग हो रही है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि 16,950 16,980 होल्ड करना चाहिए। उस लेवल के पास डीप आएगा तो वापस खरीदारी में एक्सपायरी ट्रेड के लिए प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे 16,950 की कॉल देख रहा हूँ। उस कॉल में मेरे को 30-35 रुपए के आसपास का डिप मिले तो वहां पे मैं एक एक्सपायरी प्ले के लिए ट्रेड भी ढूंढ सकता हूँ। तो ये मेरे रेडार पे रहेगा 16,950 का कॉल और फॉर एक्सपायरी प्ले। अब हम स्टॉक वाइज बात करें तो कैपिटल गुड्स काउंटर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, स्पेशली चाहे आप सीमेंट्स की बात करें या फिर एबीबी बात करें तो कैपिटल गुड्स और सीमेंट काउंटर पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे एबीबी पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। यहाँ पे 3320 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 3550 के टारगेट एबीबी में रहेंगे। ओके, एबीबी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। राहुल जी का ट्रेड भी एबीबी था, अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे 3405। और इस बीच एक बार आप एसआरएफ लेके आइए। एसआरएफ दरअसल कल कोलैप्स हुआ था, हालांकि उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, बट एसआरएफ ने प्रूव कर दिया कि वो सिंक नहीं होगा आज और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, एसआरएफ अब इसको चैलेंज करने वाली वही कैंडल बाकी है 14 दिसंबर की कैंडल, जिसका हाई शेडो काफ़ी बड़ा है और एग्जैक्टली नवंबर के महीने में जब अर्निंग्स आई थी और आई थिंक इनके नंबर से बाजार खुश, जो एक न्यूज़ फ्लो के बाद इसमें एक ब्रेकडाउन आया था फ्लैग का, वो एक ब्रेकडाउन वही कहीं ना कहीं अब एक पॉइंट ऐसा बन रहा है जिसको ये स्ट्राइक कर रहा है। एसआरएफ पे आपका टेक, आई मीन अगर आप इसे कंपेयर करें किसी भी अन्य केमिकल स्टॉक से डिफरेंट है एसआरएफ वक्त, आपका टेक क्या? डायरेक्टर साहब प्लीज रोल ओवर की पेट रखिएगा, इसकी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्या टेक है?
या विनीत जी देखिए, अगर आप प्योरली पोजिशनली सोचे एसआरएफ में, तो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे, दैट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, एक बुलिश फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट करीबन करीबन आप कह सकते हैं एक 7-8 ट्रेडिंग सेशन पहले आया था, और ये ब्रेकआउट या निकलाइन एक क्लस्टर था 2350 और 2320 के आसपास। ये क्लस्टर अभी इसका बेस बनेगा। मेरे हिसाब से एसआरएफ इस सीरीज में इस पे नजर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट है, जैसे आपने कहा कि एक रेजिस्टेंस है कहाँ पे, तो 2440 2450 के आसपास है, लेकिन अगर आप इसे वीकली चार्ट पे देखते हैं तो लगता है ये 2600 के पार चला जाएगा। तो एसआरएफ डेफिनेटली रडार पे रखे, 2350 का सपोर्ट है, पोजिशनली रखे, डिप मिले तो और बेहतर, लेकिन आपको प्योर मोमेंटम खेलना है, मोमेंटम यानी बीटीएसटी सोचना है, तो एसआरएफ में स्टॉप लॉस होगा 2370 का और टारगेट सेट करे करीबन 2450 का। ओके, चलिए अब एक स्टॉक लेकर आते हैं, दालमिया भारत, और गाबा सर से बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि परसों गाबा सर ने ये स्टॉक चुना था, और परसों चुना था या कल चुना था गाबा सर? कल सुबह था शायद, और परसों चुना था, और 2 दिन में करीब करीब शानदार मूव इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से आपके टारगेट सारे मीट हुए होंगे। अब यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? फर्स्ट टारगेट 1900 था, फिर 1950 का भी था, लेकिन ये जा रहा है 2000 की तरफ। दालमिया भारत बढ़िया लगता है स्टॉक, मोमेंटम है और तेजी भी है। अब भी किसी को लेना है तो ले सकते हैं। 1930 पर ट्रेड कर रहा है, टाइट स्टॉप होगा 1916 का, बस ज्यादा नहीं। पुल कर सकते हैं 2000 के लिए, यस। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1950, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर 2000 की तरफ जा रहा है, उसके पहले ही निकल जाना चाहिए दालमिया भारत। ओके, बिल्कुल 2000 की तरफ जाने की तैयारी करा तो वहां पर शायद निकल जाए। जी एंटरटेनमेंट लेकर आइए एक बार ज़रा, थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आई है यहाँ पर, लेकिन अभी भी ऊपर है स्टॉक आज बहुत टाइम के बाद। और मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन ज़बरदस्त है, सॉरी इसमें वो है सुजलॉन। एक बार सुजलॉन का चार्ट लेकर आइए, 10% का करीब मूव यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें, करीब करीब 10 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं यहाँ पर, और ज़बरदस्त मूव करीब 10%। अब पता नहीं मुझे ये सर्किट है या नहीं, लेकिन 10% का मूव है यहाँ पर। एक और स्टॉक लेकर आइए, ONGC। एक बार इंटरडे चार्ट देख लेते हैं ONGC का, और ONGC में एक थोड़ी सी रिलीफ रैली, कल थोड़ी सी गिरावट आई थी, वो जो किरित पारिक रिपोर्ट की हमने बात की थी उसको लेकर थोड़ा रिस्क था, लेकिन आज ये स्टॉक 2% ऊपर। गौरांग जी, कोई व्यू ONGC पर? वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ता, लेकिन पॉलिटिकल रिस्क हमेशा रहेंगे। पॉलिटिकल रिस्क रहते हैं अनुज, और उसके साथ साथ कोई योगदान नहीं है। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देख लीजिए या एक्सप्लोरेशन कंपनीज देख लीजिए, पहले तो डिस्क्लोजर कवरेज है, लेकिन ये 20% के आसपास या फिर सालाना डिविडेंड जो भी सरकार को मिलता है वो आपको भी मिलेगा अगर आप शेयर धारक है, लेकिन उससे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन शेयर प्राइस बिल्कुल न के बराबर रहा है। डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, बट गुड डिविडेंड प्ले, आई कैन ओनली से दैट। बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे नेक्स्ट केस को जोड़ते हैं। हमारे साथ सेंट्रम PMS के CIO अनिल सरीन जुड़ गए हैं। फंड मैनेजमेंट में अनिल सरीन के पास 25 सालों का अनुभव है, और सेंट्रम से पहले वे ईडलवाइस में जुड़े हुए थे। अनिल खासकर ग्लोबल पोर्टफोलियो में काफ़ी माहिर रहे हैं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। और आपने काफ़ी मार्केट साइकिल्स देखी होंगी, ये वाली मार्केट साइकिल काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि काफ़ी स्लो ग्राइंड है, पेनफुल डिक्लाइन है मार्केट में, और खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में तो बड़ी करेक्शन है, लेकिन निफ्टी पर वो पेन विजिबल नहीं है, सिर्फ 10% ही गिरा है निफ्टी। इस फेज को कैसे नेगोशिएट किया जाए, आपका व्यू क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। हर जो मार्केट ड्रॉप होता है वो उस वक्त वो ही सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है। तो अभी हमको ये पेनफुल लग रहा है, इससे पहले वाला 2018 का जो आया था इससे पहले, वो भी बहुत पेनफुल, बहुत ही तकलीफदायक था। और सबसे ज्यादा जो मैंने अपना देखा है वो 2000 से 2003 तक का सबसे लंबा डाउन मार्केट था। दैट वाज ट्रूली पेनफुल। ये तो फिर भी कम है, और देखते हैं कितना टाइम और चलेगा। ये एक मेनली सेंटिमेंट ड्रिवन बेयर मार्केट है, फंडामेंटल ड्रिवन बेयर मार्केट। एटलीस्ट अगर इंडिया को अपनी नजर में रखेंगे तो सेंटिमेंट ड्रिवन एंड नॉट फंडामेंटल ड्रिवन बेयर मार्केट। ओके, तो अभी इस समय मार्केट में फिर अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हाँ तो कहाँ पर?
अपॉर्चुनिटी तो हमेशा होता है, और हम तो बॉटम अप स्टॉक पिकर हैं, तो हमारे लिए तो हमेशा ही और इंडिया में जनरली ऑप्टिमिस्ट रहना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो हमारे को तो अपॉर्चुनिटी काफी नजर आती है। आपने पूछा कहाँ पर, हम स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, सेक्टर्स की बात करते हैं। तो होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफ कोर्स बैंक, एनबीएफसी और बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज कंपनी में काफी स्कोप है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जाइए तो अगेन जो रोड से और रेलवे से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं या पावर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी है। और आप देखिए ये डिजिटल बिजनेस मॉडल जो थे 2021 में ज्यादातर इनके आईपीओ हुए थे और बहुत ऊंचे दामों पे आए थे, उसके बाद भी काफी ऊपर गए थे, अब काफी नीचे आ चुके हैं। इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो अपॉर्चुनिटी बन रही है। इंडिया मीडियम टर्म पर दुनिया की सबसे अच्छी मार्केट साबित होगी, ये हमारा विश्वास है। तो ये वक्त है, आप धीरे धीरे स्टॉक अक्यूमुलेट करें और एक नेगेटिव विचारधारा को अपने ऊपर हावी होने मत दें। अगर पूरी दुनिया में कहीं पर मीडियम टर्म में अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनना है तो वो इंडिया में ही बनेगा। जी वाकई ये बात आपने कई बार अनिल जी कही भी, और मुझे याद अच्छी तरीके से जब वॉर शुरू हुई थी लास्ट ईयर CY22 में, उसके बाद भी आपने इमर्जिंग मार्केट बास्केट में भी भारतीय बाज़ारों को काफ़ी प्राथमिकता दी थी। उस वक्त कई आर्टिकल्स आपके जो व्यूज़ के थे वो पब्लिश हुए थे, मैंने पढ़े भी थे। अभी सर अभी आप एग्जैक्टली जब आप सेक्टर्स पिक कर रहे थे अनिल जी, उस वक्त आपने एक जिक्र किया कि मुझे होटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके यकीन मानिए कार्यक्रम में आने से पहले हम एक होटल से बात कर रहे थे, इंडियन होटल की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। हमें पोस्ट कोविड लग रहा था कि इट्स अ पेंट अप डिमांड, दिस विल सिंक विद इन 3 months, 6 months और माइट बी इन अ ईयर, बट ये सस्टेन कर रही है। प्राइस हाइक्स हो रहे हैं, प्राइस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और अभी भी कल एक मैनेजमेंट बोल के गई थी कि अगले 2 साल में प्राइसेस डबल हो जाएंगे। तो बतौर इन्वेस्टर क्या मैं कमिटेड रहूं, और क्या फ्रेश एडिशन का मौका है इस वक्त? बिल्कुल है। देखिए अब ये जो होटल स्टॉक्स हैं इनके ऊपर कई मेरे को याद है 1994, 95, 96 में रिसर्च हुआ करती थी, काफी सारे होटल स्टॉक लिस्टेड भी होते थे। उसके बाद से मैंने 20-22 साल के बाद अब देख रहा हूँ कि कोई रिपोर्ट, कोई ब्रोकर्स की, एनालिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट निकल रही है। तो बहुत लंबा दौर गुजरा है जब होटल्स में लोगों का पैसा नहीं बना है। वो 2007, 2008 के बाद तो काफी खराब हालत रही है। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि थ्रू आउट 2010 थ्रू 2020 टाइम पीरियड, आप कोविड को छोड़ दीजिए, लगभग 10% के करीब रूम्स की डिमांड बढ़ती रही है। और पिछले 5-6 सालों में, आप अगेन कोविड पीरियड को छोड़ दीजिए, पिछले उससे पहले 4-5 सालों में जो रूम एडिशन का दर था वो तकरीबन आधा था। माने 10% के दर से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई ऑफ रूम्स तकरीबन 4-5-6% पे चल रही थी। अब यहाँ पर आ जाइए आज की डेट में, और आगे देखिए अगले 3 सालों में, अगर आप आज भी अगर डिसाइड करते हैं, जैसे बड़े बड़े होटल के मालिक और इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमको और होटल डालने हैं, तो 3 साल पहले तक तो कोई सप्लाई आने वाली नहीं है। जो ऑनगोइंग है वही आएगा, कोई बड़े तौर पर नहीं आएगा। तो उसके चलते अगर डिमांड रेगुलरली चलती रहे, बढ़ती रहे, और सप्लाई उसके साथ मेल ना खाए, तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही। वही हो रहा है अभी। नॉर्मली जो लोग बोल रहे हैं कि होटल स्टॉक बहुत चल गए, अभी बेच दो, वो एक ट्रेडिंग के लिहाज से सही मान सकते हैं, लेकिन जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए यहाँ से काफी अच्छा स्कोप है होटल स्टॉक्स में पैसा बनाने का। तो होटल्स में एक अच्छा खासा मौका आगे रिटर्न्स कमाने का, और ऑफ कोर्स अर्निंग्स अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली होपफुली शेयर रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा सरीन साहब, जो आजकल जो लेटेस्ट फियर है अमेरिका में, जो बैंक्स की स्थिति है और जो बेल आउट की तैयारी वहां पर एक के बाद एक होती हुई दिखाई दी है, उसको लेकर आईटी का एक्सपोजर है, BFSI का नियरली 30-40% रेवेन्यू कुछ कंपनियों का आता है। आपका स्टांस क्या है, क्योंकि ये स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं मौजूदा वैल्यूएशंस पर? क्या आईटी कंपनियों में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिहाज से क्या मौके हैं, या फिर इस साइकिल को राइड होने दे, समझे Q1, Q2 में क्या इम्पैक्ट आ रहा है,
फिर आप कुछ पोजीशंस नहीं लेना चाहेंगे? क्योंकि ज्यादातर जानकार थोड़े से सर्कमस्पेक्ट हैं। आपकी अप्रोच क्या है भारतीय आईटी पर? नहीं, हमारी अप्रोच भी उनसे मेल खाती है। अभी ठीक है, हो सकता है कि ये बॉटम पर आ चुके हों, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए साल को देखते हुए हो सकता है कि स्टॉक्स में काफी गिरावट आ चुकी है और यहाँ से आगे और गिरावट आने की संभावना काफी कम है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक आसान रास्ता है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा अजम्पशंस और एक बहुत ज्यादा एक अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्यों ना उन स्टॉक्स की तरफ जाया जाए। ये हमारा एक अप्रोच है। अच्छा, ये बताइए सरीन जी, इस मार्केट की गिरावट में कुछ आपने हटकर आइडेंटिफाई किया है? आई एम नॉट श्योर आप स्टॉक्स मेंशन करेंगे या नहीं, लेकिन अगर आपके पीएस में लिए गए हैं तो आई एम श्योर पब्लिक इंफॉर्मेशन में आ ही जाएगा। या फिर सेक्टोरली जो आपको कुछ दिखा हो, वैल्यूएशंस के फ्रंट पर आगे अर्निंग्स की विजिबिलिटी में देखने को मिल रहा हो? देखिए, आजकल तो क्या है, सब कुछ ही नीचे आया हुआ है। वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, कहाँ आपकी पकड़ ज्यादा अच्छी है, तो आप वहीं पर जाइए। बहुत ज्यादा कि मेरे पास जो है मैं वो बेच दूं और नया वाला ले लूं, तो पहले भी कई बार करके देख चुके हैं। आई थिंक जहां पर आपको अच्छी कॉन्फिडेंस है वहां पर आपको जोर देना चाहिए। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स, कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी देखा जा सकता है। मैं आईटी सर्विसेज की नहीं, मैं आईटी प्रोडक्ट कंपनीज की बात कर रहा हूँ। वहां भी बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है और वहां भी स्कोप है। ये जैसे डिजिटल बिजनेस मॉडल्स वाले, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो एक पूरा का पूरा 3-4 कंपनीज हैं जो अपने आप में मोनोपोली या डुओपोली सिचुएशन में काम करते हैं, या इंश्योरेंस बेचने का काम करते हैं या पेमेंट प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उनके स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल पर आ चुके हैं। या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, इनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक टाइम आ गया है यहाँ से आपको ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सकते हैं। अच्छा सर, अब आते हैं थोड़ा सा ऑटो पे। अनिल जी, इसके जो मूव्स होते हैं ऑटो के, वो काफ़ी समय तक सस्टेन करते हैं। मुझे याद अच्छी तरीके से जब 2008 का मूव था, उस डिप के बाद लगभग निफ्टी ऑटो 1400 का इंडेक्स आप समझ लीजिएगा कि 11,000 हो गया था। फिर 2-3 साल का पेन, और पोस्ट कोविड हमने ऑटो में काफ़ी अच्छा मूव देखा। अब इक्का दुक्का स्टॉक्स तो नहीं चले, स्पेशली टू व्हीलर स्पेस, लेकिन अब ऑटो को एक बार सीरियस जो आपके प्रॉफिट्स बने हुए हैं उनको कैश में कन्वर्ट करने का वक्त आ गया है क्या? हाई इंटरेस्ट रेट और अच्छे लॉन्चेस हमने देख लिए, अब बाहरी गाड़ियां भी आ रही हैं, उनके स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस हैं। ऐसे में आपका ऑटो पर व्यू क्या है इस वक्त? एक तो आपने जो वीरेंद्र जी जो बात कहा वो ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ। दूसरा एक और चैलेंज भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं, और जो काफी सारे मतलब चाइना की मशहूर कंपनियां भी आ रही हैं जो कि लिस्टेड भी नहीं है और जिनके पास काफी टेक्नोलॉजी भी है। तो इसके चलते मैं ये मानता हूं, जैसे टाटा मोटर्स जो है उसके सारी चीजें ठीक चल रही हैं फिलहाल, तो एक अपने आप में अच्छा स्टॉक वो हो सकता है। लेकिन आपको क्लियर व्यू नहीं मिलने पा रहा, तो उसके चलते शायद आपको 4 व्हीलर्स में ना सही 2 व्हीलर्स की तरफ, अगर आपने ऑटो में ही रहना है तो 2 व्हीलर्स या फिर कमर्शियल व्हीकल के एंसिलरीज जो हैं उनमें ध्यान देना चाहिए, ये हमारा मानना है। ना कि जैसे ये जैसे सीवीज को बोलते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स को, इनका 4 से 5 साल का साइकिल रहता है। तो अभी उस अप साइकिल का पहला साल अभी चल रहा है। प्रॉब्लम वो है कि अब उसमें कौन सा स्टॉक लिया जाए, अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स वगैरह। उससे भी अच्छा हो सकता है कि अगर आपके पास एक सीवी फोकस्ड ऑटो एंसिलरी हो, वहां पर आपको यू कैन गेट टू, आप उनको एक बड़ी थीम को खेल सकते हैं एक छोटे स्टॉक के, एक दो छोटे स्टॉक के जरिए। लेकिन कार कंपनीज में कंपटीशन और लैक ऑफ क्लैरिटी है, ये मैं आपके विचार से सहमत हूँ। ओके, चलिए अनिल जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी बात रखने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। मार्केट डेज हाई पर और एक ज़बरदस्त बर्स्ट फिर से, वो जो वापस इंटरडे डिक्लाइन आया था उसमें एक बाइंग आई है और इस बार वो बाइंग जो है वो निफ्टी में है,
कंपेयर टू बैंक निफ्टी। आप निफ्टी का चार्ट देखिए इंट्राडे पर 17,057 ज़बरदस्त मूव। लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और HDFC ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस मूव को लीड किया है पिछले कुछ मिनटों में। तो एक 3 PM मूव, एक्सपायरी रिलेटेड मूव, पॉजिटिव साइड पर आता हुआ। चलिए अभी काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और एक डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम डीलिंग रूम्स की बात करें तो जो रीबैलेंसिंग आखिर के आधे घंटे में होने वाली है उस पर नज़र है और काफ़ी सारे बाइंग फ्लोज आपको होते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम भी अच्छे एक्सपेक्ट कीजिए। 2 स्टॉक्स जहां डीलर्स आज नज़र कर रहे हैं, सबसे पहले बलरामपुर चीनी। ग्लोबल रॉ शुगर के दामों में फर्मनेस हमने देखी है और इन जनरल आज शुगर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है HNI डेस्क पे। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को खरीदने की और 385 से 390 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी ये एक स्टॉक उनको पसंद है। वायदे बाजार में भी हम देख रहे हैं कि अप्रैल सीरीज में फ्रेश बाइंग हो रही है। इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स, और आज जो नोट आई थी ब्रोकरेजेस की वो ये इंडिकेट कर रही थी कि 20 से 40 रुपये प्रति 50 kg बैग सीमेंट के दाम पहले अप्रैल से बढ़ने चाहिए। और क्योंकि सीमेंट के दाम फॉर्म अप हो जाएंगे तो इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में आज ज़बरदस्त बाइंग है। ये सुबह भी हमने एक बार डिस्कस किया था। अगर हम बात करें तो डीलर्स को लगता है पोजिशनली सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी करिए, खास करके इंडिया सीमेंट में, जहां उनको लगता है 5 से 7% की ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। ओके यतिन, थैंक्स ये सब स्टॉक्स के बारे में राय देने के लिए और डीलिंग रूम से फीडबैक देने के लिए। तो मेरी नज़र एक्चुअली हर्षदा बार बार निफ्टी पर जा रही है, 17,066 इस समय, और ये मुझे लग रहा है प्योर एंड प्योर एक्सपायरी प्ले। और जो 3 PM से पहले एक डिप आया था, मुझे लग रहा है उसमें शायद कुछ ट्रेडर फंसे होंगे। और एक बार मैं 17,050 की वो कॉल देख रहा था वापस, देखिए वो 22 तक गई, फिर काफ़ी नीचे आई, अब फिर 18 पर, लेकिन शानदार मूव है ये। और अब अगर यहाँ पर एक्सपायरी हो गई, कल का हाई क्रॉस कर रहे हैं हम, चाहे एक्सपायरी से रिलेटेड है लेकिन कल का हाई क्रॉस कर रहे हैं और एक मेरे ख्याल बहुत टाइम के बाद एक हायर क्लोज मिलेगा। अभी भी लेवल टू वॉच 17,225 ही रहेगा। 17,225 जब तक क्रॉस नहीं होता, अभी भी ये सेल ऑन रैली की मार्केट है ओवरऑल। लेकिन आज इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि आज जो रैली है ना वो शानदार है। शॉर्ट कवरिंग भले ही कहें, लेकिन और आज की रैली सिर्फ ऐसा नहीं है कि निफ्टी चल गया अंदर कुछ नहीं हो रहा। आज ब्रॉडर मार्केट मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, बहुत टाइम के बाद एक सुकून मिल रहा है मिड कैप इंडेक्स को देखकर। आज चलिए देखते ही देखते अब 400 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा आ चुका है मिड कैप इंडेक्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखे गए हैं। अच्छा, बात करते करते आप देखिए ये जो LNT जैसा स्टॉक है उसमें बहुत अच्छा मूव आने लगा, आधे % से ज़्यादा का इजाफा। HDFC लाइफ में तगड़ी तेजी, FMCG प्लेस में HUL, ब्रिटानिया, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है काफी तगड़ा अक्यूमुलेशन। HUL तो अब 2% ऊपर आपको दिखाई देगा, ब्रिटानिया में भी करीब 2% तक के मूव्स देखने को मिले हैं। चंदन, इनमें से कुछ आपको पसंद है, HUL, ब्रिटानिया या फिर आपका नेस्ले भी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अब जो हीरो प्ले के लिए वर्क कर रहे थे वो इस स्ट्राइक में काफी अच्छा ऑप्शन मोमेंटम देखने को मिला है। आपने अब FMCG की बात कर रहे हैं तो देखिए इस मार्केट में FMCG में ऑलरेडी स्टेबिलिटी पिछले 3-4 दिनों में बनी हुई है और यहाँ पे मैं HUL को बॉटम पिक के लिए यूज करना चाहूंगा। रोल ओवर डेटा भी ठीक है, लगभग 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। काफी दिनों के बाद आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने सरपास किया है। तो जिस हिसाब से डेटा सेटअप बन रहा है यहाँ पे पॉजिटिव मूव बनना चाहिए विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 2470 का सपोर्ट है, ऊपर में 2620 तक के टारगेट बन सकते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं अब। राइजिंग इंडिया जो हमारे सिस्टर चैनल CNN News 18 की एक कवरेज है, वहाँ एक इवेंट शुरू हुआ है, वहाँ पर जाते हैं। पीयूष गोयल से बातचीत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि वर्षों से इस देश में हीरो वर्शिप कुछ ज़्यादा ही हो गई है और कोई भी व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति अथवा उसकी विचारधारा को ही हीरो माने तो शायद जस्टिस नहीं होगी। आपने भी क्या कार्यक्रम रखा है, रिकग्नाइजिंग रियल हीरोज। तो जिंदगी में कई रोल मॉडल्स, कई हीरोज हम सबकी जिंदगी में आते हैं। आज मुझे सौभाग्य मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का। वास्तव में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नया पहलू उनके व्यक्तित्व का, उनके संवेदनशील चरित्र का, उनके देश के प्रति
जो प्रतिबद्धता है कि इस देश को आगे लेके जाना है, वो बहुत प्रेरणा देती है. इट्स अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस, बोथ लर्निंग and inspirational in terms of looking up to him as a hero. And when one says that, there will be many people, many individuals who cross your path through your life. तो कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसने आपके लाइफ के पाथ को क्रॉस किया हो और आपको लगा हो कि यस, ये है एक व्यक्ति जिससे कुछ सीखा जा सकता है? अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो सबसे ज्यादा शायद मेरा संपर्क और सानिध्य आया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से. और वास्तव में उनका जो प्यार मिला, उनसे जो सीखने को मिला, उनके स्वयं का जो देश के प्रति भावना भी थी और देश के लिए उन्होंने जिस प्रकार से पूरा जीवन सेवा की, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इसी प्रकार से अगर और गहराई में जाऊं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी हमारे कई नेताओं ने मेरे को जीवन में प्रभावित किया, उनकी सरलता से, उनके देश प्रेम से, उनके भारत के प्रति जिस प्रकार का निष्ठा रही है. तो हीरोज तो जिंदगी में आज के दिन माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के साथ जब जब चर्चा या बैठने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नई सोच आती है, एक नया कॉन्फिडेंस आता है. तो अलग अलग ओके, देखिए, लेकिन अब फोकस करते हैं वापस मार्केट के ऊपर और इस पूरे समिट में हम कट इन करते रहेंगे. 17,086 निफ्टी पर शानदार मूव, और अब ये जिसे कहते हैं एक प्रॉपर 3 PM मूव. सुबह हर्षिता हमने डिस्कस किया था कि आज आपको एक 3 PM मूव निफ्टी में दिखाई देगा. हाँ. और ये वही मूव है, ये एग्जैक्ट 3 PM मूव. और ये 3 PM मूव इसलिए आता है क्योंकि कवरिंग जो होती है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी होती है. वीकली एक्सपायरी में इतना नहीं आता, लेकिन मंथली एक्सपायरी में ये, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी कवरिंग आती है, वहाँ पर भी अगर आपने ऑप्शंस ले रखे हैं तो वो आप स्क्वायर ऑफ करते हैं, इसकी वजह से एक मूव आता है. और ये एक रीज़न है. और इसको नॉर्मली जो स्टॉक्स लीड करते हैं वो होते हैं HDFC ट्विंस, और इस बार फिर HDFC इसको लीड कर रहा है. देखिए HDFC का इंटरडे चार्ट देखिए एक बार स्क्रीन पर. और अब तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. वो जरा एक बार 17,050 की कॉल एक बार हम रिविजिट कर लें. अगर आपने उसमें अगर अप्रोच किया होगा, वो 40 रुपये के करीब पहुंच गई है वो कॉल. जो हमने शो की शुरुआत में 6 रुपये पे बात की थी जिसकी, वो 6 की 22 हुई और अब 40 रुपये पहुँच गई. और अब तो मुझे लग रहा है कि इवन जो 17,100 का कॉल राइटर है, अब वो भी सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा वहाँ पर, क्योंकि हालांकि वहाँ ज़्यादा प्रीमियम नहीं है. बस एक चीज़ है, ये 3 से 3:30 बजे का जितना भी प्राइस है उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाएगा एक्सपायरी के लिए. इसके लिए शायद 17,100 वाला कॉल राइटर अभी भी सेफ है. लेकिन शानदार मूव, मतलब 17,095, 17,096, 17,100 क्रॉस होने की तैयारी हो रही है इंट्राडे में, बिल्कुल हो रही है. और आज जिस तरह से रुझान फिर इस तेजी की तरफ आया, लग ही नहीं रहा है कि कितना पेनफुल हफ्ता ये रहा था, या फिर फ्राइडे से जो हम सेल साइड की पोजीशंस लगातार देख रहे थे. ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अच्छा, एकदम ग्रीन ही ग्रीन रहा है सब कुछ. एकदम एक्सपायरी ने सब कुछ जैसे चेंज कर दिया, मतलब बिल्कुल एक्सपायरी अभी भी काफ़ी पेनफुल रही है. बस एक चीज़ हो गई, वो जो सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि इस सीरीज़ में हम कितना गिरे हैं, वो जो मैंने स्टार लगाया था कि मतलब मार्केट में उसमें 560 पॉइंट की गिरावट अब तक आई थी मार्च सीरीज में. अब उसमें से 150 पॉइंट माइनस कर दीजिए, तब भी करीब करीब 410 पॉइंट के करीब निफ्टी में गिरावट रही है. और लगातार 300 से 400 पॉइंट की गिरावट अभी चौथी लगातार सीरीज होगी जिसमें हम ये वाला मूव देखेंगे. तो सीरीज तो खराब ही रही है, लेकिन एटलीस्ट एंड अच्छा हो गया. एंड अच्छा डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है. चलिए BTST ST BT इस पर आते हैं. फटाफट मैं बता दूं, निफ्टी बैंक फिर से अटेम्प्ट कर रहा है 40,000 की तरफ जाने की. 378 पॉइंट तक का इजाफा इस समय बनता हुआ दिखाई दिया है, तो उस लेवल का इंतजार होगा. 50 पॉइंट दूर है 40,000 से. BTST ST BT गावा साहब, क्या ट्रेड तेजी वाला होगा? जी हाँ, तेजी वाला होगा और बहुत ही एग्रेसिव कॉल, बहुत एग्रेसिव. राइट पिकिंग एट द बॉटम पे ऐसा समझ सकते हैं. वो है TCS. लगता है बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, यहीं से एक अपमूव मिलने की संभावना है. ट्रेड करा है 3139 पर, स्टॉप होगा 3120, टारगेट 3180 टू 3200. TCS बहुत ही एग्रेसिव कॉल. ओके, TCS पर चलिए कॉल बन रहा है इस समय. मानस, आपकी क्या ट्रेड होगी BTST ST BT? तो BTST ट्रेड होगा और वो इंडियन होटल्स पे है. इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय है.
जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं अनुज जी, उस सबको ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर निकला है। तो 319 रुपए के भाव चल रहे हैं, 314 रुपए के स्टॉप लॉस से ये कैश लेवल्स है। 314 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है, 330 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा सेक्टर याद रखिएगा काफ़ी वाइब्रेंट रहा आज सारा। आई मीन चाहे मिड कैप में अगर आप देखें किसी भी स्टॉक को उठा के लीजिए, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखिए, बेहद शानदार मूव। राजेश सलपुती जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं कोटक बैंक लेके जाऊंगा। मेरे हिसाब से कोटक में एक अच्छा रिवर्सल मिला है, 1700 के ऊपर शॉर्ट स्क्वीज है, और ये टारगेट का क्या होगा मेरे हिसाब से, इसका अगर आप बीटीएसटी का टारगेट ले तो वो रहेगा 1750 के आसपास। सो इट्स अ बाय इन कोटक। आपका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 1705 का। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक में एक तेजी का ट्रेड अनडाउटेडली अभी एक अच्छा मूवर रहा है। और चंदन, आपका ट्रेड? ये देखिए, काफी अच्छे सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैं काउंटर पे फोकस करूंगा, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये काउंटर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप दिखा रहा है डेली वीकली चार्ट पे, और बिल्कुल कैपिटल गुड्स और सीमेंट इंफ्रा पे फोकस है पूरे बाजार का। तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे हम यहाँ पे कैरी करने की सलाह देंगे। जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 7450 का रहेगा, ऊपर में 7900 तक के टारगेट। ओके गौरांग जी, आपके पास कोई स्टॉक आइडिया इस समय? तो अगले हफ्ते अनुज महीने दर महीने ऑटो बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। मुझे याद है कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े काफी बेहतर आए थे। 136 के आसपास अशोक लेलैंड कामकाज कर रहा है, ये काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे तो बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय है, जहां पर 175 180 तक के लक्ष्य, लेकिन आई थिंक और इसके नतीजे भी काफी अच्छे थे, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ अनुज, तो ये पसंद आता है। ओके, अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पे, इट्स अ बाय ट्रेड। और आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 39,954। अच्छा, एक चीज़ हुई दोनों ही इंडिसेस के लिए, आप देखें आज निफ्टी बैंक ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक लंबे समय अंतराल के बाद, यानी आप समझ लीजिए लगभग 9 मार्च के बाद पहली बार छुआ। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है, याद रखिएगा इट्स एक्सपायरेटेड स्विंग, बट स्टिल अगर इसकी कोई उपलब्धि है तो उसको मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई थिंक इसको क्रॉस ही कर लेंगे हम, बट यस छुआ। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, आज पहली बार अगर ये 17,099 पे क्लोज आ जाए इस रेंज में, तो ये एक क्लोज होगा 8 मार्च के बाद पहली बार द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA के ऊपर। आज के स्टार परफॉर्मर्स, ये देखिए आज सुबह सुबह एक चीज़ हुई बाजार खुलने के बाद, जिसको हमने शायद डिस्कस भी किया, कि एकदम से पलटा था अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट्स। ये स्पेस मतलब ये इस ग्रुप के स्टॉक्स में आज अच्छा पुल बैक था, और एक बहुत अच्छा पुल बैक लिया आज इन्होंने। उसके बाद दूसरा पोर्शन था एक तो ऑटो का, और तीसरा था कैपिटल गुड्स, और चौथा तबका था आज जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग था, वो था सीमेंट स्पेस। ये निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स है HDFC, HUL जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। HUL ने आज अपना एक बहुत क्रिटिकल एवरेज पार भी किया। अच्छा, अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी एंटरप्राइजेस हो गया, इंडिया सीमेंट्स अगेंस्ट सीमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, डालमिया भारत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आदित्य बिरला कैपिटल उसके बाद अगर आप देखें तो करीब 153-30 पे क्लोज हुआ। NBFCs के स्पेस में आज PL में शुरुआत से ही कुछ मूव अच्छे आ रहे थे। अनुज ने इनफैक्ट इसको स्ट्राइक भी किया था, मार्क भी किया था। और उसके बाद बलरामपुर चीनी और ऑटो का सबसे साइजेबल स्ट्रॉन्ग और आई थिंक जिसे कहते हैं ना, डिसाइसिव मूव हमने किसी स्टॉक में देखा तो इट वाज टीवीएस। क्या गजब की तेजी से स्टॉक ने ली, और मात्र एक सेशन में अपने लगभग इसने 1 2 3 4 मूविंग एवरेजेस को आज पार किया। अच्छा मूव था यहाँ पे, और इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज करीब 4% ऊपर, लेकिन ये मोर और लेस एक डेढ़ कैट बाउंस था। निफ्टी आईटी ने क्या किया? निफ्टी आईटी ने आज अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए तो एक समय अंतराल के बाद, यानी पोस्ट 17 मार्च के बाद पहली बार, ठीक है भले ही एक्सपायरी के मद्देनजर आई हो, बट वी विल विटनेस अ ग्रीन कैंडल ऑन निफ्टी आईटी। खैर, ये निफ्टी आप इस वक्त आप लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे 17,106 पे आ चुका है, और एक बार आप आईटीसी को भी लेके आइएगा। आईटीसी आज इनफैक्ट ऑप्शन स्टैट्स में थोड़ा सा अच्छा करता हुआ, इट्स 382। आईटीसी भी आज 17 मार्च के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होगा। और अच्छी बात यह है हर्षदा, इनफैक्ट अनुज, कि एक दिन की छुट्टी है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट्स दिखाते हुए ये थोड़ा देख के अच्छा लग रहा है हर्षदा। वीरू, कल तक लग रहा था कि छुट्टी जल्दी क्यों नहीं है, आज तेजी आ गई तो लग रहा है छुट्टी क्यों है। ये देखिए 17,100 पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इस बीच डाउ फ्यूचर्स पर भी हमारा मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा लक खराब है, क्योंकि आज डाउ फ्यूचर्स
इशारा कर रहा है सॉलिड सेशन होगा अमेरिका में। यू नेवर नो इवेंचुअली क्या होगा। डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 पॉइंट ऊपर आ चुका है। कार्यक्रम इनफैक्ट जब हम नीचे आ रहे थे कार्यक्रम शुरू करने के लिए न्यूज रूम से, तो 176 अंकों की बढ़त थी डाउ में। इस समय आप देखेंगे 250 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा आ चुका है। आप नैस्डैक फ्यूचर्स का हाल देखिए, 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव। S&P फ्यूचर्स पॉजिटिव है 36 पॉइंट ऊपर। तो विदेशी मार्केट से जो संकेत है ना, वो बेहद पॉजिटिव उभर कर आ रहा है। और ये डाउ ही नहीं है, अगर आप यूरोपीय बाजार पर भी नजर डालें, जर्मनी का मार्केट 140 पॉइंट ऊपर, फ्रांस के बाजार में 100 पॉइंट तक की बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पर भी अच्छा खासा, तो ये ग्लोबल मार्केट्स है जो दरअसल रैली कर रहे हैं और आज भारतीय बाजारों में एक्सपायरी होती हुई, इसीलिए हम देख रहे हैं ये 17100 के ऊपर हम ट्रेड ले जाने में कामयाब रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आज का जो स्टार परफॉर्मर है ना, स्टार हीरो है, वो मिड कैप्स है। और मिड कैप्स में इस तरह की रिकवरी की जरूरत थी। 497 अंकों तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप NBCC देखिए। NBCC में लगातार हमने देखा है कई सारे ऑर्डर्स हाथ में आए हैं। 16% की तेजी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7% ऊपर। ये जो अलग से पीक बना है वो 7% का मूव है इस समय। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला। एम्फोसिस में हम नीचे स्टॉक भी देख रहे थे, वहां पर भी एक अच्छी खासी खरीदारी। लेकिन ये NBCC, गौरांग शाह, इस पर आपकी राय क्या रहेगी? कंपनी के मैनेजमेंट से आई थिंक 2 हफ्ते पहले मेरी ही बात हुई थी। उन्होंने कहा कई सारे ऑर्डर्स हमारे हाथ आए हैं और जो ऑर्डर बुक है उसमें लगभग 25% तक का इजाफा रेवेन्यू टर्म्स में आता हुआ दिखाई देगा फॉर द कमिंग फिस्कल। ये H1 की मेरे ख्याल में बात हो रही थी, FY24 की। आप ट्रैक करते हैं क्या निवेशकों को ये 36 रुपए पर स्टॉक लेना चाहिए? हर्षिता, एज अ डिस्क्लोजर हमारी बिकवाली की राय है यहाँ पर, और हमें ये जो निर्माण कार्य, आप पहले भी बात कर रहे थे, तो हमें लग रहा है कि NCC, PNC इंफ्रा, KNR कंस्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग L&T जो कि एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, ये सब कंपनियां ज्यादा बेहतर लगती है। और नतीजे पर भी अगर आप ध्यान दें NBCC के, तो वो जो रन रेट होनी चाहिए ऑर्डर बुक को कन्वर्ट करने की आय में और मुनाफे में, वो काफी धीमी है अनफॉर्चुनेटली। तो ये यहाँ पर हमारी बिकवाली की राय है। आई थिंक अगर यहाँ पर कुछ चुनना है डबल डिजिट में, जो कि थोड़ा बहुत, या फिर नियर द 3 डिजिट, NCC एक अच्छा विकल्प होगा। ज्यादा बेहतर NBCC नहीं। ये मुझे याद है स्टॉक 100 रुपए के ऊपर का होता था, अब 36 रुपए ही रह गया है NBCC। अब राजेश सातपुते, इस ट्रेंड में अगर अज्यूमिंग कोई ऊपरी लेवल्स पर NBCC में फंसा हुआ है, कितना मूव आ सकता है? तो तैयारी कर ले, कहां पर निकलना है उनको? अच्छा जी, देखिए मेरे हिसाब से NBCC में जो करेक्शन है, ये रिएक्टिव मूव है, और ये कहां तक जा सकता है, कहां पे मेजर सप्लाई है, मुझे लगता है ये 38 के जोन में रहेगा, 38 and 40। तो अगर ये मूव और कंटिन्यू होता है तो उस लेवल के आसपास तो डेफिनेटली एक बार सप्लाई फेस करेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो फिलहाल बने रहे, मुझे लगता है ये 38-40 एक बार के लिए हिट करेगा, जहां पे आपको एग्जिट मिल जाएगी। जी हाँ, चलिए अब हम इसमें से कोई काट छाट नहीं करेंगे, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड क्लोज। एवरेजेस के लिहाज से देखें और इस चीज़ को देखें कि हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस रेंज में, बिटवीन 16,800 एंड 17,100, और बहुत दिनों बाद भाई हम तो एवरेजेस के दीवाने हैं, मुरीद हैं उनके। आज उसको क्रॉस करके क्लोज हो रहा है तो थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आ रही है। मैं इस पर एक मानस का टेक लूँगा, बट जहाँ तक सेटअप का सवाल है, ऑन एक्सपायरी डे इट्स 89 लॉन्ग्स और 90 लॉन्ग और लगभग 70 शॉर्ट कवरिंग। किन स्टॉक्स में, अदानी पोर्ट्स में, बलरामपुर चीनी में, देखिए एक चीज़ तो मैं कहूँगा यहाँ पे कहना फैक्ट ज़रूरी है कि शॉर्ट कवरिंग अदानी एंटरप्राइजेस में थे। इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स में भी कल काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, बट आज वहाँ पे लॉन्ग था। और अगर इन 2 स्टॉक्स में, मैं सिर्फ मैथमेटिकली कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर एक फर्म और ओपनिंग हुई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि फ्राइडे को अगर हो गई तो शॉर्ट कवरिंग इनको और तूल देगी। बाकी बलरामपुर चीनी, GMR एयरपोर्ट्स, पिरामिड एंटरप्राइजेस और TVS मोटर्स यहाँ पे आज लॉन्ग्स विजिबल थे। शॉर्ट कवरिंग थे अदानी एंटरप्राइजेस में, इंडिया सीमेंट्स में। सीमेंट ने काफ़ी, अगर आप देखें, आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस की। बिरला कैपिटल लगभग 4.5% ऊपर है, डालमिया भारत लगभग 4.5%। आरती इंडस्ट्रीज आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, लगभग 4% की तेज़ी यहाँ पे। शॉर्ट मात्र 12 में था। आइए देखते हैं वो कौन सा खेमा था, वो बास्केट कौन सी थी जो कि आज थोड़ा विटनेस कर रही थी शॉर्ट। दैट वाज कोरोमंडल, मैरिको, UPL आज कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद आज क्रैश हुआ, बैकफुट पे आया
और अदानी ये एशियन पेंट्स बैकफुट पे था आज। एशियन पेंट्स और रिलायंस आज निर्णायक भूमिका में नहीं रहा। इससे पहले हमने देखा निफ्टी के हर पुल बैक को देख लीजिएगा आप। आई थिंक अगर आप जाके निफ्टी को रीड करें फ्रॉम आई थिंक 17,700 टू ऑलमोस्ट आई मीन टिल 16,856, हर दिन जब पुल बैक आ रहा था वो रिलायंस की लीडरशिप में आ रहा था, बट आज वो विजिबल कतई भी नहीं था। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग फर्स्ट सोर्स में, वर्लपूल में, इंडस टावर्स में और हनीवेल में और कैनफिन होम्स, यहाँ पे आज लॉन्ग्स को हमने अनवाइंड होते दिखाया। एंड फाइनली हर्षदा 40,000 का आंकड़ा ऑन निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं। इससे पहले दीदार हुआ था 40,000 का 13 मार्च को और फाइनली आज 29 मार्च को द लास्ट डे ऑफ द सीरीज हम क्लोज करते हैं। अब इस क्लोज की इंपॉर्टेंस क्या है कि निफ्टी बैंक आज अपने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के और आई थिंक जो मंथली मतलब एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर क्लोज हो रहा है। क्लोज हो रहा है 10 डे के ऊपर। आज सुबह की थीम जो मैंने रणनीति वही की थी कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दैट इज प्लेस एट 39740, आप 40,000 तक का स्विंग देख सकते हैं, 40,045 तक का स्विंग देख सकते हैं। ये हो गया क्योंकि अब आप ट्रेड कर रहे हैं 200 डे के ऊपर और साथ ही साथ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। हर्षदा चलिए कल की कम से कम छुट्टी थोड़ा सुकून से बीतेगी इस क्लोजिंग को देखने के बाद। बाकी आप बताइए कैसे लग रहे हैं डेटा में ये क्लोजिंग? अच्छा मूव देखने को मिला। वीरू आज की इस तेजी में फटाफट से सेक्टर्स मेंशन कर देती हूँ। आप निफ्टी बैंक कह रहे थे, निफ्टी बैंक में, पीएसयू बैंक में, बैंक इंडेक्स में भी करीब 3% तक की तेजी है। मेटल इंडेक्स करीब 3% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। रियल एस्टेट में 2.5% तक का इजाफा। ऑटो काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। तो अलग अलग पॉकेट्स आप कह सकते हैं साथ देने के लिए आए हैं। आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर हमने देखा है ज़्यादा दबाव देखने को मिला, इसीलिए जो ओवरऑल पिक्चर है ना वो बहुत ही पॉजिटिव। 40,027 के आसपास निफ्टी बैंक आता हुआ और निफ्टी 50 165 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी जहां पर नैस्डैक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था दबाव में था, 400 पॉइंट तक का इजाफा हम देख रहे हैं क्लोजिंग पर साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो मेंशन करना जरूरी है कंसिडरिंग पिछले 3 दिनों से हम देख रहे थे 1:3 या फिर 1:4 का रेशियो। आज पूरी तरह से वो रेशियो रिवर्स होता हुआ 2:1 के आसपास तक का मामला बनता हुआ दिखाई दिया है। चलिए फटाफट से कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज मूव्स बड़े थे। एक तो जी एंटरटेनमेंट लेकर आइएगा क्योंकि जो बाधा थी एनसीएलटी वाली, इंडसइंड बैंक के साथ जो विवाद था वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक आज करीब 3% के गेंस पर जाकर टिका है। सीमेंट कंपनियों पर हमारी नजरें थी। अल्ट्राटेक देखिएगा, आप कोई भी छोटी सीमेंट कंपनी उठाकर देखें तो वहां पर भी तेजी, लेकिन अल्ट्राटेक में मूव सॉलिड, करीब 2% तक का इजाफा इधर आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा आज के दिन हमने देखा है कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स ऑफ कोर्स आयशा मोटर्स में आए हैं। आयशा मोटर्स की अगुवाई में दरअसल जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ और उसके बाद फॉलो थ्रू ऑफ कोर्स बजाज ऑटो में भी बना, क्योंकि बजाज ऑटो को लेकर दरअसल एक बुलिश रिपोर्ट आई और टारगेट्स काफ़ी ऊपर के, तो वो स्टॉक भी आज पूरे फॉर्म में था, खरीदारी में था। ऑटो कंपनियां वैसे भी रेडार पर आज है और सोमवार तक रेडार पर रहेंगी, क्योंकि बीच में सैटरडे को वो बिक्री के आंकड़े 1 अप्रैल को आएंगे, तो उस पर भी मार्केट बातचीत करेगा जरूर। 209 अंकों की बढ़त हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर आपके सामने वो तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। ये जो है स्क्रीन बहुत दिनों बाद इतनी हरी दिखाई दे रही है। शॉर्ट कवरिंग आप कहिए, एक्सपायरी का इम्पैक्ट करिए, लेकिन एक वेलकम ग्रीन है। 4-5 स्टॉक्स जहां पर दबाव, सिप्ला, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट, भारतीय और यूपीएल, बाकी पूरी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। अदानी ग्रुप में एक्शन रहा, लेकिन ऑटो कंपनियां जैसे मैं मेंशन कर रही थी, हीरो, आयशर देखिए आप तेजी में। इसके अलावा एमएनएम में हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी। बैंकों में आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस जैसे काउंटर्स, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स, इन सब में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। और ऑफ कोर्स हमने देखा है आज के दिन एचसीएल टेक का अच्छा योगदान, टीसीएस का अच्छा योगदान, इन्फोसिस का अच्छा योगदान तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की धुलाई हो रही थी, लेकिन यहां पर भी एक रिलीफ आया। फाइनेंस करीब 1.94% के गेंस पर, तो बजाज फिनसर्व में 2.17% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। तो मूव्स आए हैं, मंदी का पोजीशन थोड़ा बहुत लोगों ने कवर किया है और अप्रैल में ऑफ कोर्स सोमवार को जब हम उतरेंगे वो फ्रेश अप्रोच रहेगी। 17,117 पर निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ। ये है आपके लिए मार्च की दरअसल क्लोजिंग। पूरा महीना पेनफुल रहा है, ज़्यादा पेन देखने को मिला है, लेकिन आज की क्लोजिंग से थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ जो हम
शायद 3% टूट रहे थे, अब उससे कम की गिरावट देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर महीने में। चलिए सीधा सौदा में नीरज और यतिन के बीच का मुकाबला। जब हम अलविदा कह रहे हैं मार्च की इस बहुत ही पेनफुल सीरीज को, वो नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर। एनबीसीसी, वेदांत, कैनरा बैंक, एनटीपीसी, ये यतिन के टीम के परफॉर्मर्स थे जहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। नीरज ने भी कुछ इंफ्रा प्लेस पर ध्यान दिया, आरपीपी उसमें शामिल है, फिर बजाज ऑटो आया, एसएमएल, इसूजू आया और फिर गेल का ट्रेड भी आया जहां पर 2% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सत्र, तेजी का ट्रेंड मार्केट ने फिर से अपने नाम किया है। बस ये टिक जाए, उसी पर अब ज्यादा फोकस रहेगा फ्राइडे को। जी बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा, हालांकि अभी एक सेशन बाकी है फ्राइडे का, कल रामनवमी के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहेंगे, छुट्टी है, बट अगर मैं इसको एक अच्छा क्लोज मान के चलूँ, मतलब वीकली चार्ट्स पे, यस, निफ्टी बैंक ने 2 हफ्तों के अंतराल के बाद एक अटेम्प्ट लिया है एक बार फिर से री एंटर करने का अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। समझ लीजिए कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, जहां की निफ्टी का वो एवरेज अभी जानते हैं कहाँ प्लेस्ड है, 17,400 पे। तो इस क्लोजिंग के बहुत कुछ मायने हैं और समझेंगे इस मायने को, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या रही, रोल कैसे रहे और निफ्टी बैंक के सब कुछ करेंगे बात। सोमवार को नहीं सॉरी शुक्रवार को जब लौटेंगे हर्षदा और मैं एक दिन की छुट्टी के बाद, तो ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन मॉर्निंग कॉल में और फिर 8 बजे मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।